चैप्टर स्टार्ट होता है ग्रेविटेशन। ठीक है। ग्रेविटेशन सबसे बड़ी तो क्या होता है, जैसे ग्रेविटेशन में हम क्या स्टडी करते हैं, मेजरली ग्रेविटेशन में स्टडी करते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। फोर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है। जिसमें ग्रेविटेशन फोर्स भी एक अलग से फोर्स को हम एज ए स्टडी करके चलते हैं। तीन मेजरली फोर्स होते हैं, तीन चार टाइप के होते हैं। एक न्यूक्लियर फोर्स होता है, एक ग्रेविटेशन फोर्स होता है, और दूसरा तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल सकते हैं। ठीक है। ये फोर्स होता है। जो सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है वो ग्रेविटेशन फोर्स ही है। और जो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो किस कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है। तो देखो हम ग्रेविटेशन में हम क्या स्टडी करते हैं कि जो फोर्स है, जो बहुत बड़े साइज के ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है बच्चों, उनके डिस्टेंस के। तो एफ का फॉर्मूला जो होता है M1 M2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर होता है। एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे जी आ जाएगा, चलो यहाँ तक तो ठीक है। ये वाला कई बार बच्चों को दिक्कत करता है, तो उसको पहले समझ लो। तो मान के चलो कि एक मास है क्या बच्चे, M1, और एक मास क्या बच्चे, M2, जो कि इसका पोजीशन वेक्टर है R1, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R2। ध्यान से सुनना। M1 पे कौन फोर्स लगाएगा, M1 पे लगाएगा, M2 फोर्स लगाएगा। यस और नो। और मैं बोलता हूँ M2 पे कौन फोर्स लगाएगा, आप बोलोगे M1 फोर्स लगाएगा। ठीक है। तो ध्यान सुनो, मैं बोल रहा हूँ M1 पे कौन फोर्स लगाएगा, तो मैं बोलूंगा M1 पे फोर्स लगा रहा है टू वाला। टू वाला फोर्स लगाएगा ना। तो ये कैसे लिखेंगे हम, ध्यान से देखो। दोनों का मास का प्रोडक्ट M1 M2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे आ रहा है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस वेक्टर क्वांटिटी को कैसे लिखूंगा, कहां से कहां आ रहा है, ये आ रहा है R21। क्या आ रहा है बच्चे, R21 आ रहा है। क्लियर है। ये तो मैग्नीट्यूड होगा, सॉरी। तो इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की। अब फोर्स की जो डायरेक्शन होगी आप देखोगे R21, और जो फोर्स है दोनों क्या है, अपोजिट है। फोर्स ऐसे, R21 जा रहा है ऐसे। इसलिए यहाँ पे क्या आता है बच्चों, नेगेटिव साइन आता है। हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव साइन। सेम कॉन्सेप्ट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम यही देखा था। वहां पे दो चार थे, यहाँ पे क्या आ गया, बस दो मासेस आ गए, बाकी सब सेम है। तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाता है। अब आर वेक्टर को, आर वेक्टर नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, कैप होता है, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वही हमने किया है, यहाँ पे उसको वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया, और मैग्नीट्यूड नीचे क्या आ जाएगा, क्यू बन जाएगा। क्या बन जाता है, क्यू। पर ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होता है, वेक्टर होता है, और यहाँ पे क्या है, यूनिट वेक्टर है। इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। बाकी सब सेम है। जी क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। ठीक है। जिसकी वैल्यू कितनी होती है, कितनी वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। तो जी की वैल्यू क्या होती है मुझे, कांस्टेंट होती है। ठीक है। कितनी होती है वो आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट निकालना, और उसका डायमेंशन बहुत बार निकाल चुके हैं, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। एफ क्या होता है बच्चों, जी इक्वल टू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी की क्या डायमेंशन हो सकती है, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय M1 M2। इसका पता है सभी को, डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है। M1 L1 T-2, ये हो गया L2, ये हो गया M2। बस निकाल देना, आंसर आ जाएगा। किस किस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, नेचर साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इवन जो फोर्स होता है ग्रेविटेशन फोर्स, वो भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एक दो बार इस पे भी क्वेश्चन आ रखा है कि इस मीडियम में है तो इस मीडियम में क्या आ जाएगा, तो बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में गलत कराता है। ठीक है। बल्कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, याद करो। ठीक है। एप्सिलॉन हम पढ़ते हैं 12th वालों, है ना। वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये दो बेसिक डिफरेंस भी हो गए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स के बीच में। ठीक है। बाकी जी की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, इस वजह से ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या होता है बच्चों, स्मॉल होता है। ग्रेविटेशन फोर्स सबसे पहली बात तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, बल्कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है, क्योंकि वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता है दो टाइप के चार्ज होते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर लाइक चार्जेस आपस में क्या करते हैं, रिपेल। और बाकी वो क्या करते हैं, ये केवल ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है,
एट्रैक्टिव नेचर होता है। कौन सा हमेशा एट्रैक्टिव नेचर होता है। दूसरा, मीडियम के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, सेकंड लाइन में दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस इस मतलब इसकी वैल्यू होती है अच्छी खासी होती है, रेंज बहुत रेंज तक जा सकता है। जैसे आपको पता है कि जब हम पढ़ेंगे आगे जाके इसके वेलोसिटी, तो कितने हजारों किलोमीटर तक इसकी रेंज रहती है। हजारों किलोमीटर तक इसकी रेंज है, तो अच्छी खासी रेंज रहती है इसकी, ठीक है। सेंटर फोर्स होता है, ठीक है। ज्यादातर लगभग बाकी सारे फोर्स भी सेंटर फोर्स ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और पॉइंट है कि लेट सपोज क्या है बच्चे यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, बहुत सारे क्या है, ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर तीसरा कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, तो उसका फर्क उन दोनों ऑब्जेक्ट के फोर्स के बीच में फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिपेंडेंटली फोर्स होता है। कैसे होता है बच्चों? इंडिपेंडेंटली फोर्स होते हैं, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना। तो हर एक के बीच F1 F2 रहेगा, उसके बीच में भी F1 F2 रहेगा, तो सारे के सारे क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। छठे पॉइंट में मैंने आपको बता चुका हूँ, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के, उसके बाद ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स होता है ग्रेविटेशन फोर्स। इसका मतलब कंजर्वेटिव में हमने क्या पढ़ा था कि वर्क डन जब भी निकालेंगे वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में ही डिपेंड करेगा, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आप इसका फॉर्मूला देखो, यहाँ पे ये है स्मॉल जी का कैलकुलेशन। एक्सलेशन प्रोड्यूस इन मोशन ऑफ बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्मॉल जी। निकालते कैसे? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, एफ इजिकल टू एम में होता है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे एम और एम क्या है बच्चों? ध्यान रखना, ये एम मास ऑफ बॉडी है, नॉट मास ऑफ प्लेनेट, ठीक है। ये कोई भी, या फिर मास ऑफ प्लेनेट, या फिर बिगर मास एम है, ठीक है। जैसे प्लेनेट हो गया, कुछ भी लगा लो बड़े साइज का, ठीक है। जब उसको कट करेंगे तो जी की वैल्यू किसके बराबर आ जाते हैं? जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हमारी अर्थ है? अर्थ है तो उसकी डेंसिटी भी होगी, मास भी होगा, है ना। तो डेंसिटी हम कैसे लिखते हैं बच्चों? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा उसका? 4/3 पाई r क्यू। अगर मैं m की वैल्यू उससे पुट कर दूं, कुछ फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा बस। अब बताओ, डेंसिटी किसकी? प्लेनेट की। रेडियस किसका? प्लेनेट का। मास किसका? प्लेनेट का। रेडियस किसकी? प्लेनेट की। तो इसको अलग कि जी किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा? जो उसके ऊपर, अर्थ के ऊपर या कोई प्लेनेट के ऊपर बॉडी पड़ी हुई है, जैसे हम पड़े हो, तो हमारे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी का। किसको फर्क पड़ रहा है? उस प्लेनेट का खुद का ही, ठीक है। तो प्लेनेट का ही रेडियस, प्लेनेट का ही मास, प्लेनेट की ही डेंसिटी, उसका ही इफेक्ट है सारा का सारा। जो उसके ऊपर पड़ी हुई ऑब्जेक्ट सरफेस पे, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सर में आ गया यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद पता है आपको कि जी किस किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है? बहुत सारे पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। अरे पहले बात तो वही जी बता रखा है, जो मैंने पॉइंट बताया था वही सेम आ जाएंगे दोबारा। डायमेंशन आपको पता ही है, ठीक है। वैल्यू कितनी होती है इसकी? 9.8 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। तो पहला पॉइंट आता है उसकी शेप के ऊपर डिपेंड करता है क्या? बिल्कुल करता है। आपको पता है कि इक्वेटर पे रेडियस क्या होती है? ज्यादा। पोल पे रेडियस क्या होती है? कम। तो जिस पे रेडियस कम होगी उस पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। जी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो फोर्स किसके बराबर होता है? एम जी के बराबर होता है। यस और नो? जिसका जी ज्यादा उसका फोर्स ज्यादा, और फोर्स को हम कई बार वेट के नाम से भी जानते हैं। यस और नो? तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो वेट क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? क्या करेगा वेट? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि रेडियस क्या हो रही है? कम हो रही है। रेडियस कम हो रही है तो उसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों? रेडियस कम हो रही है तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जी की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स या फिर वेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ध्यान रखना है इस चीज का। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, आपको पता ही है हाइट वाला कॉन्सेप्ट आएगा। तो हाइट वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार बच्चे गड़बड़ करते हैं, एक बार ध्यान से समझो। अगर हम सरफेस पे ही हैं तो आपको पता है जी की वैल्यू क्या होगी? जी अपॉन में आर स्क्वायर होगी। लेकिन जितना हम सरफेस से ऊपर की तरफ जाते रहेंगे एच हाइट से, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा? यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा। और स्मॉल आर को हम किससे लिख सकते हैं बच्चों? आर प्लस एच के इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्मूला तो ये, फिर हमने एक आर कॉमन ले लेंगे यहाँ से बच्चों। अगर मैं यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो बच्चों क्या बन जाएगा? 1 प्लस जी एच अपॉन में आर का स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बन गया? ये बन गया मेरा जो भी सरफेस पे था जी की वैल्यू, वो कितना आ गया? 1 प्लस
एच बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, आ गया। अब क्या करना है, अब ध्यान देना है कि एच की वैल्यू आर के कंपैरिजन में कितनी है। तो देखो वैल्यू बता भी रखे, अगर बहुत ज्यादा छोटी है तो हमें उसको क्या करना है बच्चों, उसको ऊपर लेके आना है। माइनस माइनस का -2 आ जाएगा, और -2 आगे आ जाएगा बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेशन। जब क्या है, एच आर से छोटी है, मतलब 100 200 400 500 1000 किलोमीटर तक है। इससे ज्यादा तो फिर कौन सा फॉर्मूला आएगा बच्चे, ही वैसे जनरलाइज देखा गया है कि अगर एच बड़ा है R/10 से तो आप ये वाला फॉर्मूला ही यूज करोगे, ये वाला। क्लियर है यहां तक? ठीक है, बाकी तो मैंने बताया दिया, यहीं से सॉल्व करना है। अच्छा, ये जी डैश है और ये जी है, तो चेंज तो हुआ है ना कुछ चेंज हुआ है। अब इसमें जो बता रखा है और मैंने जो बता रखा है, दोनों में माइनस का ही अंतर है। क्योंकि मैंने जो आपको चेंज का फॉर्मूला बता रखा है, वो क्या बता रखा है, चेंज का फॉर्मूला हर बार मैंने एक ही कॉन्सेप्ट बता रखा है। चेंज का फॉर्मूला क्या बता रखा है, चेंज होता है न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड इंटू 100, ये बता रखा फॉर्मूला। इसने चेंज बस ओल्ड माइनस न्यू कर दिया दिखाने के लिए कि बस साइन पॉजिटिव है, अदरवाइज होगा तो नेगेटिव ही क्यों, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है ना, जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। नई वैल्यू वैल्यू अगर डिक्रीज कर रही है, 9.8 से 9 पे पहुंच गई है, तो मैं तो बोलूंगा 9 माइनस 9.8 कितना हो गया, माइनस के 0.8, बस उसने उसको प्लस 0.8, उसने बस ये बता दिया कि जो चेंज है वो हो रहा है। इसने ये नहीं बताया कि नेगेटिव है पॉजिटिव, हमने तो बल्कि ये नहीं बताया चेंज के साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, नेगेटिव चेंज हो रहा है। डिक्रीज के फॉर्म में बताया वहां पे हाँ, इसने डिक्रीज के फॉर्म में बता दिया, बस ऐसे लिख के हमने नेगेटिव साइन के टर्म में बता दिया। क्लियर है यहां तक, तो याद रखोगे ना ये चीज। तो फॉर्मूला बस सिंपल जो ये है ना, इसमें से जी बाहर लेके जी से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही चेंज बन गया। और जी से डिवाइड कर दोगे, जी से डिवाइड कर दोगे तो परसेंटेज निकल गया कितना, 2H/R इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया परसेंटेज चेंज, जितना हाइट से ऊपर जाता रहेगा। क्लियर है यहां तक। पर इसमें एक कंडीशन है, क्या कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट है कि एच बहुत छोटा होना चाहिए आर से। अगर एच आर से छोटा नहीं है तो फिर एच की वैल्यू जी की वैल्यू कहां से निकालोगे, इससे ही निकालोगे। फिर ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, आंख बंद करके फॉर्मूला यूज कर लीजिए, एच की वैल्यू 10,000 दे रखी है तब भी यूज कर ले, गलत हो जाएगा। सबसे पहले चेक करना है कि एच और आर के बीच में रिलेशन क्या है। अगर एच और आर के बीच में रिलेशन उससे ज्यादा है तो पहले तो आप जी डैश यहां से निकालोगे, निकाल लिया, फिर वही मेथड ही करोगे, कौन सा, जी डैश माइनस जी अपॉन में जी इंटू में 100, बात खत्म। ठीक है, नीचे वाला फॉर्मूला कब वैलिड है, जब एच आर से छोटा है बहुत ज्यादा। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों, डेप्थ लेवल पे जाते हैं। ठीक है, डेप्थ लेवल में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कम ज्यादा का, सिंपल सा है कि जितना वो डेप्थ लेवल पे जाता रहेगा, टॉप सरफेस से कैलकुलेशन होती है। कई बार वो यहां से भी बोल देता है, फिर बच्चा कंफ्यूज होता है, चाहे वो यहां से बोलेगा ना सेंटर से, तुम्हें क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस ही मेजर करना है। लेट सपोज यहां से इसने बोल दिया कि सेंटर से इतनी हाइट पर निकाल के दो, पर निकालोगे कहां से, तुम टॉप सरफेस से निकालोगे वापस। डी की वैल्यू सरफेस से डिग होते हुए जाएगी, ठीक है। तो डी की वैल्यू वहां से कैलकुलेट होगी, तो जो रिलेशन निकल के आता है ये तो सरफेस पे निकल गया, ठीक है। और जितना डेप्थ पे जाता रहोगे ये जी डैश निकल गया। ये फॉर्मूला कहां से निकाला, अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, एम की वैल्यू पे हमने क्या पुट कर दिया था, डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा दिया था। उस आर की जगह क्या लगा दो बच्चों, आर माइनस जी, तो निकल गया बस। अब आपको पता चेंज कैसे निकलता है, जी डैश माइनस जी अपॉन में जी, बस वही किया और कुछ नहीं किया, अलग से आ गया फॉर्मूला। ठीक है, तो जो पहले आया था 2H/R, वो किस में चेंज हो गया, डी अपॉन में आर में चेंज हो गया। देखो डी अपॉन आर, डी, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और वही ऑब्जेक्ट 100 किलोमीटर नीचे जा रहा है, 100 किलोमीटर नीचे जा रहा है, तो सबसे ज्यादा ग्रेविटी का चेंज डबल कहां पे होगा, जब वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि वहां पे था 2H/R, यहाँ पे क्या है, D/R। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों अर्थ के रोटेशन पे। जब अर्थ के रोटेशन पे ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता तो क्या उसके वजह से जी पे इफेक्ट पड़ता है, हमने देखा था यस पड़ता है, जिसका फॉर्मूला निम्न ने निकाला था, ये वाला। जो जो डी होता है बच्चों, जी डैश होता है, वो किसके बराबर होता है, जी, जो कि होता है किसके बराबर, ओमेगा स्क्वायर आर
कॉस थीटा कर लो। थीटा कौन सा होगा बच्चों? इक्वेटर लाइन से जो एंगल बना रहा है ये वाला थीटा है, या फिर ये वाला थीटा, एक ही चीज है, एक ही चीज है। याद करने का सिंपल सा तरीका है, कैसे? आपको पता सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का कॉन्सेप्ट ही आएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एम वी, अबे एम थोड़ी ना आता है, वी स्क्वायर अपॉन आर आता है, या फिर ओमेगा स्क्वायर आर आता है। ये तो आता है ओमेगा स्क्वायर आर। तो देखो ध्यान से, ओमेगा स्क्वायर आर तो है कि नहीं है? लेकिन ये वाला डिस्टेंस बच्चों, जो ये था ये वाला आर, और ये वाला कैपिटल आर की वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है? आर कॉस थीटा आ जाता है। भाई ये चीज का, बस यही चीज एक्स्ट्रा याद करनी है आपको, वही एक्स्ट्रा चीज याद करने। बाकी तो सब सेम है। देखो जी है, ये भी तो एक तरीके का एक्सेलेरेशन ही है। बस उसके साथ क्या याद रखना है? कॉस थीटा। और थीटा कहां से एंगल बना? इक्वेटर लाइन से। इक्वेटर लाइन से कितने पे दूरी पर है? अगर ये वाला ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे आ गया तो थीटा कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 0। अगर यही ऑब्जेक्ट पोल पे चला गया तो थीटा कितना हो जाएगा? 90। कॉस 90 पे कॉस क्या बन जाता है? कॉस 90 0। इसका मतलब कि अर्थ जब रोटेट कर रही है अपने ऑन एक्सिस पे, तो उसके ऊपर रखा हुआ, पोल पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो एक तरीके स्टेशनरी हो गया ना, क्योंकि पोल पे रखा हुआ तो स्टेशनरी हो गया। ठीक है, रोटेट तो ऐसे कर रहा है। ठीक है, इस पे थोड़ा रोटेट कर, देखो यहाँ पे तो स्टेशनरी हो गया ना, यहाँ पे रोटेट कर ही नहीं रहा है। ठीक है, इस वजह से क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, सबसे ज्यादा उसको कहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा बच्चों? इस पॉइंट पर, इक्वेटर पे फर्क पड़ेगा सबसे ज्यादा। ठीक है, तो फिर कई बार क्वेश्चन ये भी आता है, ध्यान से देखो, कई बार क्वेश्चन ये आता है जी इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर है। ये कौन से पॉइंट पर है बच्चों? इक्वेटर पॉइंट पर है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इक्वेटर हो चाहे, चलो कोई भी हो, कोई से भी पॉइंट पर हो, वेटलेसनेस कब उसको महसूस होगा? वेटलेसनेस का मतलब है कि जब इतनी तेज घूमने लग जाए। सोचो, ये वैल्यू चेंज हो सकती है, ये तो फिक्स हो गई। क्या वैल्यू चेंज हो रही है? ओमेगा। जितना ज्यादा रोटेट करेगा ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी, ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी तो जी डैश की वैल्यू क्या लग जाएगी? कम। मैं मान के चल रहा हूं इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 बन गई। जी डैश 0 का मतलब कि जो मेरे ऊपर वेट लग रहा था एम जी डैश, वो क्या हो गया? 0 बन गया। 0 बन गया तो उस केस में वो तुमसे पूछ सकता है कई बार कि बताओ कितनी स्पीड से वो घूम रहा है, कितनी स्पीड से वो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। तो बस आपको क्या करना है बच्चों? वैल्यू निकालनी है। जी इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, और ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? जी बाय आर कॉस थीटा का रूट। अब हर बार थोड़ा ना वो अर्थ का ही बोलेगा, कोई प्लेनेट का भी बोल सकता है। ठीक है, जी भी कोई और प्लेनेट का भी बोल सकता है। तो आपको केवल ये वाला कॉन्सेप्ट याद हो तो वो निकाल सकते हैं। क्या होगा? आर क्या कह रहा है? अच्छा, ले, मैं तू भी चुन्नी लाल वाले क्वेश्चन पूछे। ठीक है, अब क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? वही नीचे बता रखा है, थीटा जब 0 हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नीचे करोगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ओमेगा की वैल्यू जब निकाल लोगे, ओमेगा और टाइम में क्या रिलेशन होता है? हाँ तू बता भाई, ओमेगा टाइम में क्या रिलेशन होता है? हाँ, ये है तैयार। लास्ट क्लास में ही पूछा था। हाँ भाई मनीष, तू देख रहा है? तू बता, ओमेगा और टाइम में रिलेशन, तू बता भाई। तीनों खड़े हो और वहां खड़े हो जाओ, चलो पढ़ो। पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी, चलो उधर, चलो। हाँ तू आगे आ गया, जो पढ़ता है, जो पढ़ेगा नहीं ना वैसे भगाऊंगा उसको। आ जाते हैं मुंह उठा के बस। कितनी बार फॉर्मूला बता चुका हूँ, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी होता है, और टी की वैल्यू निकाल सकता है टाइम पे की वैल्यू। जब आपने ओमेगा की वैल्यू निकाल दो, टाइम की वैल्यू निकाल सकते नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो वही चीज समझा रखी है, वो चीज आप कर लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला भी है, ओमेगा से डायरेक्टली उसने क्या निकाल दिया? टी निकाल दिया। ठीक है, तो अगर जो अभी अर्थ की स्पीड घूम रही है अपने एक्सिस पे, ठीक है, अगर वो 17 टाइम्स बढ़ जाए, कितने टाइम्स? तो तुम सब हवा में हो जाओगे, फिर सब कहाँ पे हो जाओगे तुम? फिर अब हवा में हो जाओगे। बस यही क्वेश्चन उसने समझा रहा है, बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा। फॉर्मूला तो आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा? जी डैश
इक्वल्स टू G-ओमेगा स्क्वायर R cos स्क्वायर थीटा। बस ये याद रखना, वहीं से सारे कॉन्सेप्ट निकल जाएंगे। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आता है बच्चों ग्रेविटेशन फील्ड। देखो इसको समझते हैं, इसमें बहुत सारे करते हैं। देखो मान के चलो बच्चों, कोई एक लार्ज साइज बॉडी की वजह से क्या होगा, ग्रेविटेशन फील्ड होगी। एक तो ग्रेविटेशन फोर्स होगा। फील्ड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एरिया, उसके आसपास का रीजन जहां पे उसकी ग्रेविटेशन फोर्स रहेगा, ग्रेविटेशन फोर्स प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि मान के, जैसे हमारे वो होता है ना, मैग्नेट होती है। आपने देखा होगा जैसे मैग्नेट पड़ी हुई है, आपने बचपन में खेल खेला होगा, मैग्नेट जब दूर रख दोगे तो पास में नहीं आएगा। कोई और ऑब्जेक्ट आयरन का रख दिया, थोड़ा और पास लेके चेक करोगे, थोड़ा और पास लेके, जैसे ही यहाँ पे लेके आओगे तो एकदम से चिपक जाएगा। यस और नो? इसको लगे ये इसका क्या हो गया बच्चों, एक तरीके का रीजन बन गया, है ना, फील्ड बन गया। ऐसी बच्चों इसका भी क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स है, तो ये भी तो एट्रैक्टिव फोर्स होता है। यस और नो? तो इसका भी क्या होगा बच्चों, एक फील्ड रहेगा। यस और नो? फील्ड रहेगा ऐसे। तो इसी रीजन में जहां पे ग्रेविटेशन फोर्स प्रेजेंट रहेगा उस ऑब्जेक्ट को, उसी को क्या बोलेंगे बच्चों, फील्ड। तो ग्रेविटेशन फील्ड का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस ये रीजन बताता है। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी बताता है कि उस पॉइंट पर इसकी इस फोर्स की कितनी इंटेंसिटी रहेगी, कितनी इंटेंसिटी उस पॉइंट पर रहेगी ग्रेविटेशन फोर्स की। तो मैं अगर लेट सपोज उस फील्ड के रीजन के अंदर में ही आ गया और मैं इस पॉइंट पर जानना चाह रहा हूं कि इस पॉइंट पर कितनी इसकी इंटेंसिटी रहेगी, तो आपको होता है ग्रेविटेशन फोर्स का तो फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहां पे तो केवल एक ही फोर्स लिया, एक ही मास लिया, तो दूसरा मास कैसे मिलूं? तो यहाँ पे बच्चों एक टेस्ट मास लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? टेस्ट मास लेते हैं। समझ में आ गया? तभी तो हम ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में जान पाएंगे। तो ग्रेविटेशन फोर्स होगा क्या बच्चों, इस केस में होगा G m m0 अपॉन में, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, R, तो क्या बन गया बच्चों, R। तो बार बार टेस्ट मार्क इधर, फिर कौन सा टेस्ट मार्क लो बार बार, तो उसको हटाने के लिए उन्होंने क्या किया कि इंटेंसिटी को विदाउट टेस्ट मार्क से एक्सप्लेन कर दो। उसने बोला कि सिंपल ले लो, F/m0 ले लिया। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, G m अपॉन में आर स्क्वायर के, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर के। तो इसका मतलब कि जो अगर खुद जैसे मैं हूं, लेट्स सपोज मेरा एक इंटेंसिटी मुझे चेक करनी है मेरी खुद की बॉडी की, तो मेरा अपने मास के ऊपर डिपेंड है, मेरे मास के ऊपर डिपेंड है। ठीक है? ऐसे तुम्हारी तुम्हारा एक खुद के मास के ऊपर डिपेंड है, तो मुझे टेस्ट मास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो मेरे को इंटेंसिटी दे देगी। ध्यान रखना, G m अपॉन में R स्क्वायर। G m अपॉन में लग रहा होगा फॉर्मूला तो बिल्कुल जी से मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, लेकिन उससे कोई भी रिलेशन नहीं है। देर इज नो रिलेशन बिटवीन G एंड I। ठीक है? बिल्कुल टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। क्लियर हो गया यहां तक? जितना ज्यादा आर की वैल्यू बढ़ती रहेगी, ऑफ कोर्स ही बात है, रीजन तो बढ़ रहा है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या होती रहेगी बच्चों, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती। तो वही बता रखा, वही फॉर्मूला, सब कुछ वही चीजें हैं। ठीक है? ट्वेल्थ वालों को तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स, सब सेम कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं वहीं पे। ठीक है? ये भी बिल्कुल इंडिपेंडेंटली होता है बच्चों, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स इंडिपेंडेंट होता है बिटवीन टू बॉडीज, ये भी इंडिपेंडेंट होता है। तो उसको भी हम वेक्टर वाइज एडिशन करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान से सुन लो। अभी पोटेंशियल आएगा तुरंत। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर के वेक्टर, स्केलर। तो वो वेक्टरली वाइज ऐड नहीं होगा, नॉर्मल ऐड हो जाएगा, नॉर्मल ऐड करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आपने कोई भी फोर्स निकालना है डिफरेंट, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, उनकी डायरेक्शन आई जे के कैप में डालना पड़ेगा, तभी उसको आप क्या कर पाओगे, ऐड कर पाओगे, अदरवाइज ऐड नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया? ठीक है? तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन भी आपको पता चल रहा होगा, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक तो ये बहुत बीमारी है इसके अंदर, बार बार। ये देखो वेक्टर दिखाई दे रहे हैं आपको, ऐसे ही फोर्स में आ जाएगा, एफ नेट फोर्स, F1 F2 F3 F3। ठीक है? ये भी कई बार क्वेश्चन आया था कि कोई भी दो बॉडी है, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे बच्चों उनका ग्रेविटेशन पुल जीरो हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे लार्ज साइज बॉडी लेके चलते, एक अर्थ है हमारी और एक मून है। एक क्या है बच्चों, अर्थ, और एक क्या है, मून है। अर्थ का डेफिनेटली मास ज्यादा है, मून का कम है, तो डेफिनेटली इसका जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों, थोड़ी ज्यादा होगी। इसकी इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों, कम होगी। अब ये थोड़ा इंटेंसिटी केवल यहीं तक ही है भाई साहब, इसकी इंटेंसिटी तो यहां तक भी जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती? मैं बोलूंगा यहां तक जा रही है इसकी इंटेंसिटी।
फिर ये बोलेगा इसकी भी तो जारी है, बिल्कुल जारी। ये आपस में कट करेंगे ऐसे पॉइंट पर जहां पे दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, या फिर दोनों की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो बन जाएगी। ठीक है, रहेगी तो इंटेंसिटी इसकी इन्फानेट तक ही मानूंगा मैं, तो आइडल केस में क्या मानूंगा, इन्फानेट तक है। ठीक है, ये भी क्या बोलेगा, इन्फानेट तक है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट तो आएगा ना जहां पे इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो बन जाएगी। ठीक है, वही पॉइंट बच्चों, वही हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो निकालना कैसे होता है, सिंपल। इस पॉइंट पर आ जाओ, इस पॉइंट पर आ गए। इस पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी निकालनी है तो इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है सर, मास के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर। तो मैं तो सिंपल बोलूंगा G m1 अपॉन में हाउ मच, एक्स स्क्वायर, खत्म। ठीक है, अभी डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे। इसका क्या बनेगा बच्चों, G m2 अपॉन में D - x का स्क्वायर। यस और नो। अब दो चीजें, या तो बोल दो कि भाई दोनों की इंटेंसिटी सेम ही रहेगी, तो या तो क्या कर दो बच्चे, इक्वल कर दो। या फिर क्या करो, ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर ये इधर की तरफ आ रहा है, ये इधर की तरफ आ रहा है, तो इसको प्लस ले लो और इसको क्या ले लो, माइनस। और यहाँ पे क्या कर दो बच्चे, जीरो। जो आपको सही लगे उस हिसाब से आप देख लो। डायरेक्शन तो लगानी पड़ेगी ना आपको, किस डायरेक्शन में आ रहा है। अगर जैसे कोई मास इसी डायरेक्शन में है, आप इंटेंसिटी भी उसी डायरेक्शन, तो आपको क्या लेना पड़ेगा वहां पे, प्लस। अगर इस पॉइंट पर आपने ये डायरेक्शन लिया तो इस वजह से क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। या फिर दोनों को क्या कर दो बच्चों, इक्वेट कर दो। समझ में आ गया, नहीं आ गया, बाकी तो आप वैल्यू निकाल ही लोगे, डी की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है यहां तक। ये बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये तो कर लो, याद कर लो, बार 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 बार। सिंपल सा है, देखो, सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर है तो बच्चों ये मान के चलो कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के मैं, अगर इसका मास m है तो मैं सिंपल क्या बोलूंगा, G m अपॉन में क्या रहेगा बच्चों, आर स्क्वायर। ये कब आएगा, जब आर ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल आर। यस और नो। ठीक है, सही बात है, यस और नो। ठीक है, अगर यही ऑब्जेक्ट देखो, यही वाला, ये तो मैंने इंटेंसिटी निकाली है, यही इंटेंसिटी अगर मैं इस पॉइंट पर निकालू तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, आप बोलोगे कैपिटल आर। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, कैपिटल आर के बीच में बन जाएगा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, लेकिन अगर मैं सॉलिड स्फीयर के अंदर पहुंच जाता हूं, सॉलिड स्फीयर के अंदर पहुंच जाता हूं, तो उस केस में क्या होगा, ध्यान से देखो। वैसे तो फॉर्मूला लिख रखा है, फिर भी अगर इस फॉर्मूले को भूल गया हूं तो निकालना कैसे होता है, ध्यान से देखो। देखो, मैंने मान लिया कि इस पॉइंट पर निकालना है, और इसका रेडियस कितना होगा बच्चे, स्मॉल आर हो गया, स्मॉल आर हो गया। ठीक है, अब जब टोटल का मास m था, तो इस वाले का मास कम होगा कि ज्यादा, कम हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो डेंसिटी होगी इनकी कॉमन, यस और नो। तो मैं क्या बोलूंगा सर, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब, जो ओरिजिनल है, इक्वल टू m डैश डिवाइड बाय 4/3 पाई, यहां पे क्या रहेगा, स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि स्मॉल वाले का मास भी कम, रेडियस भी कम। यस और नो। तो डेंसिटी क्या रहेगी बच्चे, कॉमन। m डैश की वैल्यू बताना बच्चों, आप बोलोगे सर m डैश की वैल्यू हो जाएगी m r³ अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। यस और नो। अब सब कुछ भूल जाओ, इस छोटे वाले को देखो, और मैं तुमसे बोलना चाह रहा हूं इसकी इंटेंसिटी सरफेस पे निकालो। तो अभी मैंने फॉर्मूला देखा था, क्या आएगा, G m डैश अपॉन में आर स्क्वायर, ये तो आएगा। ये तो हम पढ़ते हैं, और m डैश की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। डाल दो m डैश की वैल्यू, G m r³ अपॉन में r³ आर स्क्वायर से ये कट गया तो बन गया G m r अपॉन में, देखो यही आ रहा है। आसान है कि नहीं है, हर बार ये मेथड करना है, यस और नो। ठीक है, इवन इसको आप कैविटी फॉर्म की तरफ से भी कर सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट से। कैसे, ध्यान से देखो। कैविटी वाले क्वेश्चन आप कर चुके हो ना बहुत बार, यस और नो, नहीं कर चुके, फिर लेट्स सपोज ये बड़े वाला है सर्कल, इसमें से कोई छोटे वाला सर्कल मुझे हटा दिया, ठीक है, और केवल इसका निकालना है। तो हम पढ़ चुके, हम क्या करते हैं, पहले बड़ा वाले निकालते हैं, उसमें से माइनस क्या कर देते हैं बच्चों, छोटे वाला। दोनों की डेंसिटी क्या रहती है, सेम रहती है। मास दोनों का क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। मास हम निकाल सकते हैं किस बेस पे, अभी निकाला था हमने। लेट्स सपोज अगर इसका मास m है तो उसका क्या हो जाएगा, m डैश। इसका अगर रेडियस r दे रखा है तो कई बार इसका रेडियस क्या दे रखा होता है, r/2।
टू दे रखा होता तो डेंसिटी की निकाल सकते ना, डेंसिटी इक्वल टू एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू एम डैश 4/3 पाई r/2 का क्यूब। तो एम डैश निकाल लोगे आप, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो टोटल जो भी आपका निकला था माइनस क्या करना पड़ेगा, एम डैश वाले के थ्रू माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा बस। कितनी बार कर चुके हैं वाला क्वेश्चन तो माइंड में छप जाना चाहिए। क्लियर है यहां तक? ठीक। सेकंड क्या आता है बच्चों, स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का देखो दो फॉर्मूले तो बिल्कुल सेम एग्जैक्टली जो ऊपर वाले थे। तीसरा जीरो क्यों होगा भाई, तीसरे मास ही नहीं है अंदर। जब मास ही नहीं तो क्या बात का एम है, वहां पे एम ही नहीं है ना। जब मास ही नहीं है तो किस बात की इंटेंसिटी, जीरो। इस वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो बन जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। तीसरा आता है बच्चों यूनिफॉर्म रिंग। यूनिफॉर्म रिंग तो ट्वेल्थ वालों को तो बहुत बार अब याद ही आ गया होगा। ठीक है, अब तुम्हें देखो कैसे याद करो, 11 वाले ध्यान दो। देखो इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये आपको डायमेंशनल वाइज याद हो जाना चाहिए। क्लियर है यहां तक? ठीक है। जीएम तो आएगा ही आएगा, ध्यान से देखो। ए है उसकी रिंग की रेडियस, आर होगा डिस्टेंस जितना दूरी पे आप निकाल रहे हो। ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, जीएम अपॉन में आर स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर की पावर कितना आ गया, 3/2। ध्यान से सुनते रहो, इतना ही आपको याद रखना है। अच्छा अगर इसको मैं गायब कर दूं तो आर स्क्वायर 3/2 से 2 करने आर क्यूब नहीं बन गया। नीचे आना चाहिए आर स्क्वायर, ऊपर क्या आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है आर क्यूब। तो कुछ ना कुछ एक डायमेंशन और भी ऊपर आएगी, वो डायमेंशन क्या है बच्चे, आर ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा आर बस। दोबारा बताऊं, सर में आ गया है? दोबारा सुन लो। रिंग है, रिंग दिखाई दे रही है। आर हो गया रेडियस, मतलब कितना डिस्टेंस है सेंटर पॉइंट से। ए होगी रेडियस किसकी, रिंग की। ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया, जहां पे तो मास होगा ना आपका, मास तो यहीं पे प्रेजेंट है, मास यहाँ पे थोड़ा प्रेजेंट है, मास क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है। मास से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है, आप बोलोगे सर वो है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वही तो किया मैंने, देखो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन वहां पे पावर है 1/2, यहाँ पे पावर आपको याद रखने क्या आएगा, 3/2 आएगा। ठीक है। तो जब 3/2 आएगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आर क्यूब टाइप बन रहा है। तो आर क्यूब बनाने के लिए ऊपर क्या करना पड़ेगा, आर की मल्टीप्लाई करनी, ए की नहीं करनी, किसकी मल्टीप्लाई करनी है, आर की। अब आर क्या है, ध्यान से देखो, आर है सेंटर से डिस्टेंस। अगर मैं सेंटर पे पहुंच जाऊं तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। आर की वैल्यू जीरो होगी तो मतलब इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बच्चे उसकी, जीरो। होगी कि नहीं होगी, वैसे भी होगी, क्यों क्यों होगी, होगी। ध्यान से देखो, ये रिंग है, इस मास की वजह से इस सेंटर पॉइंट पर इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी। इसके जस्ट अपोजिट में इस मास से इंटेंसिटी डायरेक्शन, दोनों कैसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, ऐसे कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इनफाइनाइट। यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट। और वैसे भी सेंटर पे क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो बन जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसमें एक बार आया था, ट्वेल्थ वालों को मैं बता चुका हूं, एक बार आया था कि ऐसे इसकी वैल्यू मैक्सिमम किस पॉइंट पर होती है। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम तो सिंपल बता देंगे, जो आर होगा ना उसकी वैल्यू क्या है, A/√2। याद रखना है जी, यही क्वेश्चन है ना डायरेक्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन। A/√2 याद रखना था बस। रेडियस बता रहे, बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पर होगी, यही आंसर था। अभी 2025 का क्वेश्चन है, 4 नंबर का। बता। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो फिर आप मैक्सिमम, अभी तक ये पूछा ना, अब आप मैक्सिमम वैल्यू भी तो पूछ सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या करना है, यही आर की वैल्यू किससे पुट कर देनी है बच्चे, इससे पुट कर दे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी वो निकल जाएगी। वो तो पॉइंट बताया उसने, वो तो पॉइंट बताया। एग्जैक्ट वैल्यू तो ये यहाँ पे पुट करने के बाद निकलेगी ना, वो पुट कर दोगे बस। हाँ, वो याद नहीं रखनी, बस वो वैल्यू याद रखनी और उसमें पुट कर देनी, आंसर निकाल देना। क्लियर है यहां तक? फिर बचता है बच्चों डिस्क। डिस्क में क्या होता है, ध्यान से कर लो, डिस्क में ये वाला फॉर्मूला याद रखना है बस। ये याद नहीं रखना, ये याद रखना। अब इसका याद करने का तरीका देखो क्या है। ए अगेन क्या हो गया बच्चों, रेडियस हो गई। आर हो गया डिस्टेंस जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो। ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे 2 GM अपॉन में A² 1 - cos थीटा। अब cos थीटा क्या होगा, ध्यान से देखो, ये है थीटा। cos थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो वही तो है, देखो इसको छोड़ो,
इसने आर कॉमन ले लोगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर यहाँ पे आ जाएगा तो वही आ जाएगा। तो आंसर वैसे इसका ये आएगा 2g अपॉन में ए स्क्वायर 1 - r अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको याद करेगा, देखो यहाँ पे भी रेडियस आर है, यहाँ पे भी, तो आर से आर कैंसिल डायमेट्रिकली, मतलब कि डायमेंशनल वाइज कैंसिल आउट होगा, नंबर के फॉर्म में आएगा, नंबर नंबर ये भी है, ये तो आपको पता है, जी एम अपॉन में ए स्क्वायर आएगा, जी एम अपॉन में ए स्क्वायर आएगा, जी एम अपॉन में, जी एम अपॉन में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? याद रखोगे ये चीजें? ये अच्छा है, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है। दो स्फेरिकल रिंग है, क्वेश्चन बहुत अच्छा, ध्यान सुनो। दो स्फेरिकल रिंग है, एक रिंग यहाँ पे है, एक रिंग यहाँ पर है। तो हम ट्राई करते हैं, हम क्यों इस पॉइंट पर, हम दो तीनों पॉइंट पर निकालेंगे। हम अंदर भी निकालेंगे, इस पॉइंट पर तो दे ही रखा है, और हम बाहर भी निकालेंगे, तीनों पॉइंट पर निकालेंगे। ठीक है, पहले हम निकालते हैं बाहर पे, ध्यान से देखना, बाहर पे, बाहर पे निकाल रहे हैं बच्चों। तो जो, मुझे क्या मतलब कि मास अंदर कैसे, जो यहाँ पे जो मास प्रेजेंट है इसके वजह से जो इंटेंसिटी होगी बाहर की तरफ ही तो होगी, क्योंकि मैं तो बाहर खड़ा हूं, मेरी तरफ ही तो होगी अट्रैक्टिव। तो मैं बोलूंगा सर इसकी वजह से इंटेंसिटी होगी G m2 अपॉन में सेंटर से यहां तक की दूरी मान के चलो R2 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, R2 का स्क्वायर। यस और नो? फिर सर एक और मास भी तो है, बिल्कुल है। क्या इसको मैंने अभी बताया था, मास क्या होते हैं आपस में इंडिपेंडेंट, तो उसकी वजह से इंटेंसिटी भी क्या होगी, इंडिपेंडेंट। तो इसकी वजह से यहां तक की दूरी मान के चलो R1 है, तो मैं बोलूंगा प्लस में G, इसके मास कितना है m1 अपॉन में R1 का स्क्वायर, बात खत्म बस। क्या दिक्कत है? सर में आ गया अच्छे से, क्लियर है, क्योंकि इंडिपेंडेंटली ऐड कर सकता हूं। यस और नो? सर डायरेक्शन तो आपने चेक नहीं करी, डायरेक्शन भी चेक कर लो, डायरेक्शन में कुछ नहीं, देखो आपने सर बिना डायरेक्शन के कैसे कर ली। देखो, अगर आपने कोई भार पॉइंट लिया है तो रेडियल डायरेक्शन R1 भी इसी डायरेक्शन में, R2 भी इसी डायरेक्शन में है कि नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए मैं डायरेक्टली उनको क्या कर सकता हूं बच्चों, ऐड कर सकता हूं। हैं? इसमें, अच्छा हाँ, इसमें तो दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, सेम ही आ जाएगा, ये भी था, बल्कि मुझे आर ही लिख देना चाहिए, यस और नो, सिंपल आर ही लिख देना चाहिए, यस और नो? क्लियर है यहां तक? क्योंकि सेंटर से दूरी तो दोनों की सेम ही है, इस वजह से। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अंदर की तरफ, अंदर की तरफ कितनी होगी इंटेंसिटी, इसकी वजह से, सर अंदर की तरफ इसकी इंटेंसिटी जीरो होगी, और इसकी वजह से इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी, दोनों की वजह से इंटेंसिटी क्या हो जाएगी अंदर की तरफ, जीरो। अभी हमने चेक भी किया था, यस और नो? ठीक है, अब आ जाता है तीसरा पॉइंट, जो कि यहां पे एक्सप्लेन भी कर रखा है, ध्यान से देखो। तीसरा हो, एक चीज बताओ, ये तो मैं इसके अंदर ही आ गया, तो इसकी वजह से इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। किसकी वजह से प्रेजेंट होगी, ओनली m1। तो मैं क्या लिखूंगा, अगर ये डिस्टेंस r दे रखा है तो मैं बोलूंगा सिंपल m1 g अपॉन में r स्क्वायर, दैट्स इट, फिनिश। सर में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया यहां तक? वही कॉन्सेप्ट समझा रखा है सारा का सारा। क्लियर हो गया अच्छे से? आगे बढ़े? क्या बड़बड़ा रहा है? देखो एक क्वेश्चन में लेके आया हूं, अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक यूनिफॉर्म रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग है जिसका मास क्या है बच्चों, m, रेडियस कितनी है बच्चे, a है। उसके जस्ट नीचे 1.73 या फिर बोलो √3 8 टाइम्स, ठीक है, डिस्टेंस दूरी पर कौन है बच्चों, एक स्फीयर रखा है, उसका भी रेडियस कितना है, a है, और मास क्या है बच्चों, m। मेरे को क्या निकालना है बच्चों, ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है उनके बीच में कितना होगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, या तो सिंपल इंटेंसिटी इंटू मास ना कर दूं मैं, ये भी तो कॉन्सेप्ट है। भाई जब तुम इंटेंसिटी बोलते हो, इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स अपॉन में एम नॉट बोलते हो, जो भी बोलते हो, ठीक है, टेस्ट मास बोलते हो, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू में एम नॉट। यस और नो? है ना? इंटेंसिटी हम निकाल ही चुके हैं सबकी, अभी रिसेंट टाइम में हमने इंटेंसिटी निकाली, देखा होगा, रिंग की निकाली, स्फीयर की निकाली, सबकी निकाली। अब दो तरीके निकालने के हैं, या तो मैं पहले इस पे इंटेंसिटी निकालूं, इतनी दूरी पर, ध्यान सुन लो, इसकी मैं इंटेंसिटी नहीं, मान के चलो ये स्फीयर है ही नहीं, तो मैं ऐसे बोल रहा हूं ये रिंग है, ध्यान सुन लो, और मैं इतने डिस्टेंस पर इसकी इंटेंसिटी निकाल रहा हूं। तो मैं सिंपल क्या बोलूंगा, सर अभी आपने मुझे फॉर्मूला याद करवाया था, G m अपॉन में a स्क्वायर r स्क्वायर
रेज टू पावर 3/2 इंटू आर, ये आपने मेरे को बताया था। ठीक है, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकलेगी। ध्यान से देखो क्या क्या था, ये था मेरा ए, ये था मेरा बच्चों यहां से लेकर यहां तक आर। आर की वैल्यू यहां पे दे रखे कितनी, √3 ए। ये डालोगे सारी की सारी इंटेंसिटी तो आ गई मेरे पास, आ गई। अब हम क्या करते थे, इंटेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, मास से। सर इस पॉइंट पर मास कौन सा है, सर ये रहा मास, क्या है, एम है, एम की मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे डेफिनेटली मास अलग अलग होगा, यहाँ पे स्मॉल एम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, स्मॉल एम, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कैपिटल एम से। ये निकल गया बस, फोर से तो निकालना है, ये निकल गया। सर में आया कि नहीं आया। दूसरा बच्चा सोचेगा नहीं सर मैंने मेरे में थोड़ा अलग दिमाग है, मैं ऐसे निकालूंगा। सर देखो ऐसे, मैं इसको मानूंगा पहले, और इसके आर डिस्टेंस पर पहले मैं क्या निकालूंगा, इसका थ्रू इंटेंसिटी निकाल दूंगा। ठीक है, निकाल दो। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्फीयर के जैसे, कौन कह रहा, जीरो। हाँ कितना होता है, Gm/r²। यस और नो, ये होता है। फिर फोर्स आर यहाँ पे कितना है बच्चों, आर कितना है यहाँ पे, मैं बोलूंगा 1.73 ए। सर में आ गया आर की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है, मान के √3 ए। ठीक है, अब फोर्स कैसे निकालेंगे, इंटेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, एम से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, एम से मल्टीप्लाई कर दो। सर में आया कि नहीं आया, क्लियर है। दो तरीका आपको सही लगे उस तरीके से आप निकाल, क्योंकि फोर्स आपको पता है, ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है, किसी भी तरीके से निकालो इक्वल ही निकलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो हम अभी प्रूव भी कर चुके हैं। F12 इक्वल टू -F21। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो, कर लोगे ना आप क्वेश्चन को, तरीका पता चल गया। जब भी ऐसे दो बॉडी आ जाए तो कैसे फोर्स निकालना है, एक का क्या निकाल दो, इंटेंसिटी निकाल दो। इंटेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, जिस पॉइंट पर आपने रखा उसी का ही मास, जिस पॉइंट पर रखा है, पहले वाले का नहीं, जिस पॉइंट पर रखा है, पी पॉइंट पर निकालो तो पी पॉइंट वाले का मास आ जाएगा वहां पे। समझ में आ गया, क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट आता है बच्चों वर्क में। यहाँ पे मास है एम, इसका ग्रेविटेशन फोर्स बाहर की तरफ, यस और नो। फोर्स जब डायरेक्शन यहाँ पे है और कोई मैं वर्क डन कर रहा हूँ ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, तो मैं बोलूंगा सर इसी डायरेक्शन में अगर मैं वर्क डन कर रहा हूँ, उस ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा वर्क डन तो मेरा पॉजिटिव होगा, क्यों, फोर्स उस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में। सर आपने बता रखा वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट एस, उसी डायरेक्शन में आ जाएंगे तो उनका क्या आ जाएगा बच्चा, पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा, यस और नो, है ना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों, ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये कह रहा है कि मास एक एम पड़ा हुआ है, जो लार्ज साइज बॉडी है। एक मास पड़ा हुआ बच्चों इन्फाइनाइट पॉइंट पर, कहां पे पड़ा हुआ है, इन्फाइनाइट पॉइंट पर पड़ा हुआ है। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, ग्रेविटी पोटेंशियली पढ़ रहे हैं, हाँ। उस उस इन्फाइनाइट पॉइंट पर मुझे कहां पे लाना बच्चों, इस आर डिस्टेंस पे खींच के लाना उसको। दोबारा सुनो, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है बच्चों, इन्फाइनाइट है। कहीं इन्फाइनाइट पे एक भाई टेस्ट मास पड़ा हुआ है m0, उसको खींच के कहां पे लाना बच्चों, एक ऐसे पॉइंट पर लाना है जो कि बड़े वाले मास से कितने डिस्टेंस दूरी पर है बच्चों, आर डिस्टेंस दूरी पर है कि नहीं। अब जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, आप बोलोगे सर फोर्स तो एम की वजह से फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, मानते हो कि नहीं मानते, कैपिटल एम है उसका, भाई फोर्स की डायरेक्शन लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है। अब मैं उस फोर्स के अंगेंस्ट में आ रहा हूं कि उसके साथ चल रहा हूं, अंगेंस्ट में आ रहा हूं, अंगेंस्ट में आ रहा हूं, इस ग्रेविटेशन फोर्स के अंगेंस्ट में आ रहा हूं, तो मैं तो बोलूंगा ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ध्यान से सुनो, ग्रेविटेशन फोर्स के अंगेंस्ट में किया गया वर्क डन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। देखो यही तो किया है मैंने। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F.ds भी तो होता है, यस और नो, हमने पढ़ा नहीं, F.ds होता है, तो यहां पर नेगेटिव साइन आ गया, क्योंकि जो वर्क डन हुआ वो क्या हुआ बच्चों, नेगेटिव हुआ। क्या हुआ वर्क डन, वो नेगेटिव हुआ, इस वजह से। सर में आगे नेगेटिव किस वजह से आता है, पोटेंशियल होता क्या है बच्चों, वर्क डन अपॉन में मास, जो भी हम मैं टेस्ट मास को लेके आ रहा हूं, ठीक है, ये होता है, याद रखोगे आगे से, ठीक है। और F.F और का रिलेशन तो आप जान चुके, वो क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था इंटेंसिटी। तो यहाँ पे बच्चों जो पोटेंशियल होता है वो क्या बन जाता है, माइनस के I.dr का इंटीग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। यही सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सेम, जितने आपने फॉर्मूले पढ़े हैं ना अभी तक, एक में ऐसा फॉर्मूला नहीं जो इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज नहीं होगा, सारे डिप्टो यूज हो जाएंगे।
वहां पे आई क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाता है, यहाँ पे क्या ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी बन गया। बाकी सब सेम है, वहां पे पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल है, वहां पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बस ये फर्क है बस, और कुछ फर्क नहीं है। डिप्टो सेम फॉर्मूले आएंगे सेम। समझ में आ गया बच्चों? कोई डाउट तो नहीं आता? दोनों वेक्टर क्वांटिटी दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली वी मेरी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। तो पोटेंशियल मेरी अगर स्केलर क्वांटिटी होगी तो मैं उनको डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, ऐड। मुझे नहीं जानना किसी भी डायरेक्शन में, मैं तो सिंपल क्या करूंगा, वी की वैल्यू निकालूंगा डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बेसिस पर, और सबको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। मैं डायरेक्शन मुझे जाननी नहीं है किस डायरेक्शन में, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी पड़े हुए हैं, मैं तो निकालूंगा पोटेंशियल और सिंपल क्या कर दूंगा, तीनों को ऐड, काम खत्म मेरा। मैं डायरेक्शन को नहीं देखूंगा, लेकिन इंटेंसिटी अगर आ जाए, फोर्स अगर निकालने के लिए आ जाए, तो मुझे डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। क्लियर हो गया यहां तक? वही बच्चे बता रखे स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट आपको बच जाएगा जूल पर केजी है, डायमेंशन आप निकाल दोगे m1 L2 T-2, तब मास कट जाएगा तो L2 T-2 हो जाएगा। वही बता रखा। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाँ अब देखो, जितने आपने इंटेंसिटी निकाली है ना, सेम उसी के रिस्पेक्ट में क्या निकलेगी, पोटेंशियल निकलेगी। दोबारा सुनो, जितने आपने डिफरेंट डिफरेंट शेप की क्या निकाली इंटेंसिटी, तो उतने की क्या क्या निकलेगी बच्चों, ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी निकलेगा। तो पहला आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट का देखा था, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बेसिस पर आर डिस्टेंस दूरी पर इंटेंसिटी कितनी थी सर, इंटेंसिटी थी जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। सर अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहूं तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, बिल्कुल लगाऊंगा बच्चों। इंटीग्रेशन आप कर सकते हो उसकी वैल्यू डाल के, निकालोगे तो डायरेक्टली निकालोगे तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के जी एम अपॉन में आर। ध्यान से देखना, इंटेंसिटी में नीचे आर स्क्वायर आता है, और पोटेंशियल में हमेशा ही क्या आएगा, आर। हमेशा ही क्या आएगा, आर 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 आर, उसमें क्या आएगा, आर स्क्वायर स्क्वायर आर स्क्वायर। देखे थे ना कैसे कैसे बताए थे, वही सेम कॉन्सेप्ट वापस आ जाएगा सेम। वहां पे था बस फॉर्मूला ऐसे नहीं कि बिल्कुल सेम सा, नहीं, अलग अलग बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? पहले ये वाला पॉइंट बताने से पहले ये वाला सुन लो। मैंने बताया था ना डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, मुझे कोई मतलब ही नहीं, देखो मैथमेटिकली डायरेक्टली क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है विदाउट साइन। वहां पे याद करो, वहां पे क्या आ रहा था, वेक्टर क्वांटिटी आ रहा था, तो इसलिए नीचे हम बता नहीं सकते कैसे ऐड होंगे, वो तो वेक्टर वाइज ऐड होंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दो। देखो ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। एक मास है m, ठीक है, जो कि कितनी दूरी पर है बच्चों, आर बी डिस्टेंस दूरी पर। अब इनफाइनाइट में नहीं, कितनी दूरी पर है, आर बी डिस्टेंस पर है। उसको मैं खींच के कहां पे लेके आया बच्चों, आर ए डिस्टेंस पे लेके आया। कितने डिस्टेंस पे लेके आया हूं, आर ए डिस्टेंस पे लेके आया। अब ध्यान से देखो, मैं और ज्यादा क्लोज लेके आया हूं उसको, और ज्यादा क्लोज लेके आया हूं, तो मुझे और ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा ना, किसके अगेंस्ट में, ग्रेविटेशन फील्ड के अगेंस्ट में मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं यही बच्चों इधर की तरफ चला जाता, तो उसकी डायरेक्शन में होता वर्क डन, क्यों, जिस डायरेक्शन में फोर्स, उसी डायरेक्शन में मैं खींच के लेके जा रहा हूं। लेकिन मैंने क्या किया बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में किया। तो देखो, सबसे पहले आरबी पे भी तो मैं लाया हूं ना कभी इसको खींच के। तो पहले तो मैं आरबी के लिए निकालूंगा इनिशियली, और उसके बाद किसके लिए निकालूंगा, वीए के लिए। अब क्वेश्चन ये आया कि क्या बोल रखा है, वी बी माइनस वी ए बोल रखा है, वी बी माइनस वी। अभी आपने वी निकालना सीखा था, वी कितना था, वी था सर माइनस के जी एम अपॉन में आर था। तो अगर मैं वी बी निकालूंगा, तो मैं तो सर सिंपल बोलूंगा, आप सर कुछ मत करो, नीचे आर बी पुट कर दो। अगर मैं वी ए निकालूंगा, तो मुझे भी कुछ नहीं करना, नीचे क्या पुट कर देना बच्चों, आर ए पुट कर देना। सर वी बी माइनस वी ए निकालना ना, दोनों को क्या कर दो बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर दो। माइनस और माइनस क्या बन जाएंगे बच्चे, प्लस, क्या बन जाएगा, जे अपॉन में आर। सर में आ गया, नहीं आ गया? ठीक है, तो भाई ये आ गया फॉर्मूला, यही है बस फॉर्मूला, देख लो। मैंने माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बन जाएगा, ये माइनस ही रहेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, यस और नो? सर पर हम ए पे तो बी से लाया ना, इन्फिनिटी से तो। पहले, अब तू ये बता, तू बी पे कैसे आ गया, सर वो वाला तो यहाँ बी पे कैसे आया, बी पे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से तो आया होगा, तभी तो निकाला है। ध्यान से सुन, देखो ये कंफ्यूज हो रहा है, देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि सर जब वहां से लाए तो कैसे किया, देखो कुछ नहीं किया हमने, देखो ध्यान ध्यान से देखो, इस इन्फानाइट को मैं खींच के लाया पहले बी पे, फिर उस इन्फानाइट को मैं खींच के लाया ए पे। सुन लो,
तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, तो कैंसिल ही आउट हो गए ना, इस वजह से डायरेक्टली ये पॉइंट यहां से निकल गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये इनफाइनाइट तक का लाने के लिए है, ये भी इनफाइनाइट तक का लाने के लिए है। तो अगर मैं यहां से लेकर यहां तक लेके और यहां से लेकर यहां तक लेकर दोनों को माइनस कर दूं, यही तो निकलेगा। सेम यही कॉन्सेप्ट से ध्यान से देखो, सेम यही कॉन्सेप्ट से अगर ये वाला, ध्यान से देखो, अगर ये वाला ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है, समझ लो पहले, अगर ये यहां से यहां जा रहा है तो मैं क्या करता, पहले मैं निकालता यहां से यहां इनफाइनाइट से, फिर निकालता मैं यहां से यहां इनफाइनाइट से, और इन दोनों को क्या कर देता, माइनस कर देता, तब भी तो यही निकलता। तब बस साइन माइनस का और ऐड हो जाता, साइन माइनस का और ऐड हो जाता। अब होता है यहां पे वी ए माइनस वीबी, पहले वी ए निकाला आपने, बाद में वीबी पे गए ना, तो यहां पे क्या आ जाता बच्चे, वी ए माइनस वीबी आता। तो जो भी आपने निकाला था उससे पहले वो कहोगे वो था वीबी माइनस वी ए, तो वहां पे क्या हो जाता बच्चों, माइनस का मल्टीप्लीकेशन। कुछ रटना नहीं है, दोबारा बता रहा हूं, सिंपल आपको क्या करना, इनफाइनाइट से एक पॉइंट पर लाना, दूसरों को इनफाइनाइट से पॉइंट पर लाना, दोनों को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, काम खत्म। बस क्लियर हो गया यहां तक, सर में आ गया? वही जीरो पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट जैसे कि इंटेंसिटी में था, ऐसे यहां पे कर सकते हो, यस और नो। इस पॉइंट पर निकालना है मेरे को, इस पॉइंट पर निकालना है, तो इसकी वजह से कितना होगा, इसकी वजह से कितना, क्या इसमें डायरेक्शन मैटर करेगी क्या? मैं तो कहूंगा सर बिल्कुल भी नहीं करेगी डायरेक्शन मैटर। क्यों? क्योंकि सर ये स्केलर क्वांटिटी, तो मैं तो सिंपल बोलूंगा, इसकी वजह से पोटेंशियल प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल, डायरेक्शन मैटर ही नहीं कर रही। तो वी ए प्लस वी भी मानूंगा मैं, तो क्या मानूंगा, वी ए प्लस वी भी मानूंगा। वी ए का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के जी एम अपॉन में आर। तो देखो वी ए की वजह से क्या होगा, जी एम वन अपॉन में एक्स, माइनस के साथ माइनस के जी एम वन अपॉन में एक्स, खत्म। इसकी वजह से बताओ क्या होगा, जी एम टू अपॉन में डी माइनस एक्स, जी एम टू अपॉन डी माइनस, माइनस साइन क्यों लगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है। दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना बस। समझ में आ गया? अगर ये इंटेंसिटी होती तो एक साइन डेफिनेटली क्या होता बच्चों, प्लस का होता। होता कि नहीं होता? ठीक है, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन मैटर करता है, यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करता, तो डायरेक्टली हम ऐड कर सकते। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े हम। पहला आ गया पोटेंशियल, वहां पे क्या याद करो, दोबारा याद बताते रहो, रिंग का क्या निकाला था हमने, जी एम स्मॉल आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर टोटल 3/2, है ना, यहाँ पे 3/2। यहाँ पे क्या बन गया, जी एम अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर रूट को आर स्क्वायर से करोगे तो आर ही तो बचेगा, नीचे आर ही चाहिए होता, बन गया काम खत्म। यस और नो? माइनस साइन तो हमेशा लगना ही लगना है, v इज इक्वल टू माइनस के जी एम अपॉन में आर होता है। बेसिक फॉर्मूला याद रखो, उससे कंपेयर कर दो बस। ठीक है, क्लियर हो गया? सेंटर पे क्या होगी, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी तो क्या होती रहेगी बच्चों, ऐड होती रहेगी हर एक पॉइंट पर। देखो यहां और यहां वाली अब सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा हो, तो ऐड कर देगा सबको। ऐड 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 करके क्या निकाल देगा, जीएम अपॉन में ए निकाल देगा, जीएम अपॉन में। तो याद कर लो, जहां पे इंटेंसिटी जीरो आ रही है वहां पे हमेशा जरूरी नहीं कि वहां पे पोटेंशियल भी जीरो आए, सेंटर पे पोटेंशियल जीरो नहीं आएगा, याद रख लो ये चीज। क्लियर हो गया यहां तक, समझ में आ गया अच्छे से? आगे बढ़े। नेक्स्ट आता बच्चों क्या, स्फीयर का। स्फीयर का बताओ मेरे को, आउटसाइड द बॉडी क्या था, जीएम अपॉन में आर स्क्वायर था, सरफेस पे क्या था, जीएम अपॉन में आर स्क्वायर था, अंदर क्या था, जी एम आर अपॉन में आर क्यूब था। यहां पे देखो कुछ ऐसे ही बन रहा है, जब जीएम अपॉन में आर स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस जीएम अपॉन में आर। जब जीएम अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस जीएम अपॉन में आर। देख रहे हो सिमिलैरिटीज, ठीक है। और जब वहां पे था तो यहाँ पे भी बच्चों माइनस के जीएम अपॉन में आर ही रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है? ठीक है। बाकी सारे फॉर्मूले भी बच्चों ऐसे, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा। सेंटर पॉइंट पे याद रख लो, सेंटर पॉइंट पे हमेशा क्या होती है बच्चों, सरफेस से ज्यादा होती है, सरफेस से ज्यादा होती है। तुम्हें तो याद ही होना चाहिए, अभी तक तो कितनी बार बता चुका हूँ, यस और नो। ठीक है, इसका जो डायग्राम आता है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला ध्यान से देखो, ये वाला स्फीयर की वजह से इंटेंसिटी कैसी लाई करती है, याद करो, स्फीयर में इंटेंसिटी कुछ ऐसी होती है, देखो क्या था फॉर्मूला, जी एम आर अपॉन में आर क्यूब था। देखो सारे के सारी कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो इंटेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है, और फिर ऐसे 1/r स्क्वायर से डिक्रीज करती है। पोटेंशियल ऐसे नहीं होता, पोटेंशियल देखो
सेंटर पे सबसे ज्यादा होता है, 3/2 सेंटर से करता है, फिर कम कम होते 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 फिर एकदम से ज्यादा कम हो जाता है। तो डिक्रीजिंग में ही चलता रहेगा, डिक्रीजिंग में ही चलता रहेगा, याद रखोगे ये चीज। ठीक है। इसमें इंटेंसिटी क्या थी याद करो, स्फीयर में, स्फेरिकल शेल में इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो रहती है, बताया था ना। अंदर जब मास ही नहीं है तो कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। रेडियस पे कितनी होता है, जीएम अपॉन में आर स्क्वायर, और उसके बाद आर स्क्वायर से डिक्रीज होती रहेगी। लेकिन पोटेंशियल ऐसा नहीं होता, जहां पे इंटेंसिटी जीरो है वहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है और फिर डिक्रीज करता है। ये 1/r से करता है और ये किससे करता है, 1/r स्क्वायर से। क्लियर है, मन में आ गया अच्छे से। ठीक है भाई, दूंगा दूंगा। सर फिर वो छूट हाँ जाएगा। प्रैक्टिस करते रहो भाई। अब आ गया ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या कहता है कि कितनी एनर्जी यहाँ पे पोजेस करेगा जब वो उस पॉइंट पर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेट सपोज अगर ये ऑब्जेक्ट जितना आर डिस्टेंस से दूर जाता रहेगा उतनी ज्यादा उसके अंदर क्या होगी, उसकी तो उतने कम क्या हो जाएगी, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू, या फिर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, जी एम एम अपॉन में आर होता है, याद रखने वाला फॉर्मूला। क्लियर है। ठीक है, वहां पे क्या आ जाता है, के Q1 Q2 अपॉन में आर, यहाँ पे क्या आ गया, जी M1 M2 अपॉन में आर। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी वाला ही लगेगा। ठीक है, ये ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव होगी, किसके, ग्रेविटेशन फील्ड के, ग्रेविटेशन फील्ड के नेगेटिव होगी। ठीक है, हमेशा ही। ठीक है, मतलब कि जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशन फील्ड जिस डायरेक्शन में बढ़ रही है उस डायरेक्शन में आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशन इंटेंसिटी कम होगी ना, अबे आर डिस्टेंस से कम हो जाएगी, यस और नो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, नेगेटिव वाइज बढ़ेगी ना। समझ नहीं रहे सर, ये भी तो कम हो रही है मैथ। अबे ये जब -5 लिखूंगा और जब -2 लिखूंगा, न्यूमेरिकली वाइज कम हो रही है, पर वैसे तो वैल्यू क्या हो रही है, -5 बढ़ा के -2 बढ़ा है, -2 बढ़ा है ना, यस और नो। तो जिस डायरेक्शन बच्चों इंटेंसिटी बढ़ रही है उस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज। आपको पता ही है, जितना ज्यादा हम अर्थ सरफेस से दूर जाते रहेंगे, एक चीज बताओ, हमने पढ़ा है ना, जितना ज्यादा हम अर्थ सरफेस से दूर जाते रहेंगे हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है कि घटती है, बढ़ती है, बढ़ती है, एमजीएच। एमजीएच नहीं पढ़ा तुमने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। सरफेस से जितनी दूर जाते रहेंगे हमारा एमजीएच क्या होता है, बढ़ता रहता बढ़ता रहता बढ़ता रहता। तो एमजीएच क्या हो रहा है, बढ़ रहा है हमारा एमजीएच। और उसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। उस डायरेक्शन में ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही है बच्चों, कम। और लेकिन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। याद रखोगे ये चीज, वही चीज बता रखे हैं आप। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव टू द ग्रेविटेशन फील्ड, बिकॉज फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, और हम जा कहाँ रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यस और नो, फोर्स अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, तुम उसके अपोजिट में जा रहे हो, इस वजह से वो नेगेटिव है। समझ में आ गया। ठीक है, वही सेम चीज देखो अभी जो मैंने बताया था, अगर डिस्टेंस r बढ़ जाएगा तो ग्रेविटेशन पोटेंशियली क्या हो जाएगा, लेस नेगेटिव हो जाएगा। -5 से क्या हो गया, -2, तो पॉजिटिव हो गया ना। लेकिन इंटेंसिटी क्या हो जाती है बच्चों, जीएम अपॉन में आर स्क्वायर होता है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आर बढ़ गया है। वही बता रखा है बच्चों, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी तो चाहे कितने भी मास पड़े हो आपस में, वो हम डायरेक्टली उनको क्या कर देंगे, उनकी इंडिविजुअल निकाल के उनको सब क्या कर देंगे, नॉर्मली ऐड कर देंगे, नॉर्मली ऐड कर देंगे। तो वही हमने निकाल रखा है। तो कई बार ऐसे आ जाता है कि एक सिस्टम में 3 मास पड़े हुए, M1 M2 M3, तो उस पूरे सिस्टम का क्या निकालो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो हम क्या करते थे, याद करो, जी M1 M2 अपॉन में आर, जो भी R1, ये वाला तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, माइनस माइनस माइनस, सिंपल, काम खत्म बस। यस और नो, हमें डायरेक्शन देखनी नहीं है, जैसा पोटेंशियल वैसा ही ये। यस और नो, तो पोटेंशियल और इसमें तो बहुत रिलेशन सेम नहीं होगा, बिल्कुल हो गया। कैसे सर, जो आपने यू निकाला वो निकाला माइनस के जी एम एम अपॉन में आर, सर यही तो हमारा पोटेंशियल होता है, बिल्कुल होता है, बल्कि माइनस के साथ। तो जो यू होता है वो क्या होता है, एम वी। एम वी, यहां पे एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, हम जैसे प्लेनेट नहीं, बड़ा मास नहीं, छोटा मास। यस और नो,
ठीक है, तो ये फॉर्मूला वैसे भी आएगा वैसे ही शायद अभी। अब ध्यान से दो, जैसे हमने पोटेंशियल निकाला था वैसे हम क्या निकाल सकते हैं, ग्रेविटेशन फील्ड भी निकाल सकते हैं। अब ये डिपेंड कर रहा है कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। दोबारा देखो, मैं पहले था सर आर डिस्टेंस दूरी पर था, आर ए पे था, अब मैं पहुंच गया हूँ कहाँ पे, आर बी पे पहुंच गया हूँ। तो मेरा निकाल के देखो, कुछ नहीं रटना, सब भूल जाओ। भूल गए सब। पहले मैं था आर ए पे था, मुझे आर बी पे निकालना, मेरे अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, क्या होगा पहले बताओ, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज होगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। अब पहले बताओ आर ए पे क्या लिखूंगा, मैं तो सर सिंपल क्या लिखूंगा, जी एम एम अपॉन में आर ए लिख दूंगा, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। और आर बी पे क्या लिख दूंगा, जी एम एम अपॉन में आर बी लिख दिया माइनस के साथ। फाइनल पॉइंट कौन सा है मेरा, ये है। इनिशियल पॉइंट क्या है मेरा, ये है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल होती है, इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल होती है। तो दिस माइनस दिस करना, ज्यादा दिमाग लगाना है क्यों है, क्यों फालतू का दिमाग लगा रहे हो, जो मैंने बोला उस पॉइंट पर निकाल दो, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। अगर वो बोलता कि पहले आप आरबी पे थे, अब आर ए पे आ गए, तो कौन सा फाइनल पॉइंट है आपका, आर ए वाला फाइनल पॉइंट है, तो सबसे पहले ये लिखोगे, माइनस में ये लिखोगे। और डेफिनेटली जब दिस माइनस दिस करोगे ना, तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम क्लोज टू क्या हो गए, अर्थ के आ गए, क्लोज टू अर्थ आ गए, तुम्हारा हाइट क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा। कम होने पे वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाएगी। वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, नेगेटिव वाइज, नेगेटिव वाइज बढ़ जाएगी, नेगेटिव वाइज बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर है बच्चे यहां तक सभी को? ठीक है। अभी मैंने आपको बता चुका हूँ फॉर्मूला, यूज इक्वल टू एम वी, थोड़ी देर पहले बताया था। तो सेंटर पे आपको पता वैल्यू कितनी होती है, 3/2 जी एम अपॉन में आर होती है। तो वही बोल रहा था कि सेंटर पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, -3/2 जी एम एफ अपॉन में आर। ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला। फिर वो किसकी वजह से आया, पोटेंशियल की वजह से आया, पोटेंशियल की वजह से आया। क्लियर है? ठीक है। तो सेंटर पर जीरो नहीं होगा पोटेंशियल एनर्जी, सेंटर पे तो कई बार लिख दे, सेंटर पे ही तो है सर, आर तो जीरो हो गया। आर जीरो होगा तो जी एम अपॉन में आर, आर जीरो तो इन्फिनिट हो जानी चाहिए, या तो फिर ऐसा नहीं है भाई साहब, इन्फिनिट मत कर देना, ऑप्शन में इन्फिनिट हो सकता है। ध्यान से देख लो क्या है, एम इंटू वी। याद रखोगे बच्चों? अब ये जनरलाइज फॉर्मूला बता रखा, जनरलाइज क्या बता रखा, मान के चलो यहाँ पे है आर, सिंपल क्या है बच्चों, आर है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अर्थ सरफेस से अब एच डिस्टेंस दूरी पर हो सरफेस से, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी, आर। तो मैं क्या लिखूंगा, आर प्लस एच, वही तो लिख दिया बच्चों मैंने, आर प्लस एच यहाँ पे। अब आर कॉमन ले लोगे तो ये कुछ बन जाएगा मेरा, यस और नो? ठीक है, ये तो हम छोटी मोटी डेरिवेशन तो खुद से भी कर सकते हैं, यस और नो? यस। तो वही है देखो, ये निकाला वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बोल दो या ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बोलो, सेम ही आ जाएगा, बस सेम सेम। ठीक है, वही जो हमने ड्राइव किया था वही आ जाएगा। बाकी नीचे वाले कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मेजरली तो यही फॉर्मूला है। अब देखो हाइट अगर बहुत ज्यादा कम हुई, मान के चलो तुम मुश्किल से 5 मीटर ही ऊपर गए हो गधे, तो एच की वैल्यू क्या है आर के मुकाबले, जो 6.6.4 × 10⁻⁶ है, उसके मतलब कुछ भी तो खत्म ही हो गया, एम जी एच हो गया। तभी हम बार बार एम जी एच एम जी एच एम जी एच पढ़ते रहते हैं इसी बेसिस पे। ठीक है, एमजीएच का कॉन्सेप्ट वहीं तक ही रहता है जहां तक कुछ किलोमीटर तक ही है, जैसे उस रेंज से बाहर चले गए, जैसे 100-200 किलोमीटर से बाहर चले गए, तब एमजीएच नहीं लगाना होता, तब ये प्रॉपर ये वाला फॉर्मूला होता है, एमजीएच अपॉन 1+h/r। क्लियर है यहां तक? सर में आ गया, यस और नो? निकालना कैसे, देखो निकालना कैसे, मान के चलो कि मैं सर पहले था सरफेस पे, अब मैं चला गया हूं एच हाइट पे, तो मेरी इस पॉइंट पर निकालो, तो सबसे पहले तुम इस पॉइंट पर निकालोगे ना, इस पॉइंट पर क्या होगी सर, ये होगी -के जी एम अपॉन में आर, ये हो जाएगी। इस पॉइंट पर क्या होगी, आप बोलोगे -के जी एम अपॉन में आर प्लस एच हो जाएगी। फाइनल पॉइंट कौन सा, ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला माइनस, नीचे वाला माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, उसका काम ही खत्म। यस और नो? वो निकल जाएगा क्या, आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। सर में आ गया कि नहीं आ गया? कोई डरने वाली बात है क्या? निकाल दोगे सारी चीजें ऐसे?
ये क्वेश्चन करो। इसने बोला कि एक मास m kg स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम 2 r अबव द अर्थ सरफेस। पहले ये बताओ, ये पॉइंट अगर आज जिसने पढ़ लिया अच्छे से, पीछे हो गया। जिसने पॉइंट पढ़ लिया, अबव द अर्थ सरफेस का मतलब समझ रहे हो? अबव द अर्थ सरफेस का मतलब समझो, ये मेरी अर्थ है, इससे 2 r डिस्टेंस दूरी पर यहां से फॉल कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, आ रही है, ये डिस्टेंस r। तो पहले तो सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट पर निकालने की कोशिश करूंगा। इस पॉइंट पर क्या होगा? पोटेंशियल -kg m अपॉन में 2r, कितना होगा? गधे, r+h होता तो कितना हो जाएगा? 3r हो गया। कहां पे रुका हो? r पे, मतलब कहीं ना कहीं यहां पे रुका है। तो इस पॉइंट पर नहीं निकाल सकते आप। -kg m अपॉन 2r। फाइनल पॉइंट क्या है? ये है। इनिशियल पॉइंट क्या है? ये। फाइनल माइनस इनिशियल कर दो बस। इतना टफ क्यों ले गए? तूने क्या खेल किया? तूने 2r और r किया होगा, मुझे पता, तो इंटेलिजेंट है। यही करते हैं तभी तो -1 मिलेगा। -1 क्यों दें इसको? इसी बेस पे देंगे। यस और नो? आगे बढ़े। एस्केप वेलोसिटी, बस अब तो खत्म वाले स्टेज पर आ गए। एस्केप वेलोसिटी हम सभी को पता है। इस ये जो यहाँ पे लिखवा रखा है कुछ नहीं समझना, जो मैं समझाऊंगा बस समझना। बस इस पे जो लिखा हुआ है उसको भूल जाओ, जो मैं बोलूंगा उसको समझना। एस्केप वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है जिसपे उस फील्ड रीजन में, किसके फील्ड रीजन? जो हमारा अर्थ है, अर्थ का एक फील्ड रीजन तो होगा, उसकी इंटेंसिटी तो होगी कहीं, उस इंटेंसिटी जीरो बन जाए उसकी। उस पॉइंट तक मेरे को बाहर निकलना है, उस पॉइंट तक मुझे पहुंचना है जिस पॉइंट पर उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाए? जीरो बन जाए। अब या तो इंटेंसिटी जीरो बन जाए, या उस पॉइंट तक उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो बन जाए। कुछ ना कुछ तो वहां पे खेल होना चाहिए। यस और नो? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब देखो हुआ क्या, कि मान के चलो कि एक अर्थ है बच्चों, यहां से मैंने ऑब्जेक्ट को एक वेलोसिटी से भेजा, और उसका एक रीजन था बच्चों। ये क्या था उसका? एक क्या है बच्चे? रीजन। इस रीजन से अगर मैं बाहर पहुंच गया तो मैं समझ लो एस्केप हो गया। मैं क्या हो गया बच्चों? एस्केप हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस रीजन से बाहर पहुंचने के लिए मुझे मिनिमम वेलोसिटी निकालनी। भाई मैं तो मिनिमम निकालूंगा, मैं क्यों अपनी एनर्जी सारी लगा दूं? तो मैं बोलूंगा मिनिमम वेलोसिटी निकालने, मुझे यहां पे तुम बस वेलोसिटी जीरो कर दो मेरी, मैं खुश हो जाऊंगा। फिर मैं आराम से जिंदगी ऐसे तैरते तैरते गुजारूंगा। मैं नहीं चाहता मेरे को एक्स्ट्रा वेलोसिटी दो। तो एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है जिस रीजन पे, यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चे उसकी? जीरो बन जाएगी। उससे ज्यादा पहुंच जाए तो भले बढ़िया है, फिर मैं और तेजी से बाहर निकल जाऊंगा। तुम कहां बोलोगे मैं वहां पहुंच जाऊंगा। कौन से इंटरप्लेनेटरी में पहुंचा दोगे, वहां पहुंच जा दूंगा। मार्स पहुंच जाऊंगा, कहीं पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन पहले तो मुझे व्हीकल तो जीरो पे तो पहुंचा दो, उसके बाद में देखूंगा जो भी करूंगा। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है बच्चों? मुझे एक चीज बताओ, यहां से लेकर यहां तक, समझो यहां पहले, यहां से लेकर यहां तक मैं सिंपल ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में लगाऊंगा क्या? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा, सिंपल सी बात। तो आपको पता है कि ए पॉइंट पर क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है? बहुत बार पढ़ चुके हैं, बिल्कुल है। सर कैसे है? G m अपॉन में कैपिटल आर, है कि नहीं, विद माइनस साइन। क्या आपने इसको वेलोसिटी दी है? सर कैसी बात करो, वेलोसिटी दूंगा तभी तो बाहर जाएगा। प्लस हाफ mv² इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखो, ये पहुंचते 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 पता नहीं मैंने क्या बोलता, फील्ड रीजन आइडियली कहां पर है? इनफाइनाइट पर है। तो इनफाइनाइट पॉइंट पर G m अपॉन में r, जो इनफाइनाइट है वो क्या बन गया? और वेलोसिटी भी क्या बन गई? दोनों फाइनल फाइनल क्या बन गए? तो ये याद रखना है आपको बस। तो जब भी एस के वेलोसिटी निकालोगे, मैं क्यों याद करवा रहा हूं अभी मैं बताऊंगा रीजन क्या है। डायरेक्टली याद करोगे तो दिक्कत होती है। जब भी आप एस के वेलोसिटी निकालोगे तो कौन सा मेथड लगाओगे? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। कब? एस के वेलोसिटी। क्यों, ऐसा क्यों बोला? अगर बाई चांस तुम सो गए
और तुमने वीई नहीं दी है, वी से कम दे दी है, वीई से कम दे दी है, तो पूछेगा तुम कहां तक पहुंचे, फिर तुम घबरा जाओगे अब ये कहां से निकालूंगा। तब भी कौन सा मेथड लगाना है, ये वाला। अब देखते हैं कैसे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कैसे लगाना है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आपने एस के वेलोसिटी नहीं दी है जो कि 11.2 आती है, वो नहीं दी है, उससे कम दे दिया, पर वी दी है, मान के चलो वी दी है, और वी क्या है बच्चों यहाँ पे, वी से, वीई से क्या है बच्चों, कम है। ध्यान से देख लो, मेरी जो वी है अप्लाइड जो वेलोसिटी है वो क्या है, वी से मेरी क्या है बच्चों, कम है। अब ध्यान से देखो क्या होगा, क्या मानते हो कि वो उसकी रीजन से बाहर निकल जाएगा? नहीं मानते, पर ये तो मानते हो कि अगर ये आर डिस्टेंस है तो कहीं ना कहीं ये आर दूरी पे तो चला ही जाएगा, सेंटर से आर दूरी पे चला गया, और यहां से आके या तो ये क्या करेगा, या तो सर्कुलरली घूमता रहेगा उसके ऑर्बिट में, या फिर वापस आएगा, ये तो हो सकता है, पर इतना डिस्टेंस तक ही जा पाएगा, रीजन से बाहर नहीं गया। तो निकालोगे कैसे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन निकालना। पॉइंट ए ले लो, पॉइंट बी। ए क्या, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है? तू बता भाई, है कि नहीं है, बता क्या है। GM/R माइनस क्यों नहीं बोल रहा, अपॉन में आ, ठीक है, क्या है यहाँ पे, मके काइनेटिक एनर्जी है, गधे फिर कैसे पहुंचा। तो आगे रख हाँ बता क्या पहुंचा, हाफ एम वी। हाफ एम वी स्क्वायर, नहीं वी स्क्वायर, क्योंकि अप्लाइड मेरी वी से कम हो, ठीक है, इक्वल्स टू बी पॉइंट पर बता। बी पे इंफिनिटी पे। इन्फिनिटी पहुंच गया तो मैं आर इक्वल टू इन्फिनिट लेना चाहिए था, फिर मैं तो बोला है ना कम ने अप्लाई किया, तो डेफिनेटली एक रीजन में ही रहा होगा, रीजन में रहा होगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस के जी एम एम अपॉन में स्मॉल आर, यस और नो। और एनर्जी यहाँ पे कितनी है भाई, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, सर यहाँ पे तो जीरो हो जाएगी ना, मैक्सिमम पॉइंट तक वहीं तक जाएगा, तो क्या होगा, जीरो। अब देखो, वी की वैल्यू पता है, देगा एग्जामिनर, क्या तुम्हें एम पता, एम पता, आर पता, जी पता, सब वैल्यू पता है, निकाल दोगे क्या, स्मॉल आर निकाल दो, कितनी दूरी तक है, कितना आसान क्वेश्चन है। इसी मेथड से करोगे तो याद रखोगे, इस मेथड के अलावा कुछ भी याद रखोगे सब जीरो। एक और भी आसान काम है, एम 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 और भी कैंसिल हो गया, यस और नो। अब तो और आसान हो गया निकालना, सर में आ गया, मेथड क्लियर हो गया अच्छे से। तो एस्केप वेलोसिटी या एस्केप वेलोसिटी से दूर जाते हुए हमेशा कौन सा मेथड लगाओगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ही लगाना है। समझ में आ गया, वही सेम कॉन्सेप्ट बता रखा है, पढ़ लेना इसको, नीचे वाला देखो वही है, स्मॉल आर की जगह क्या आ गया बच्चों, आर प्लस एच। ये भी पूछ सकता है अर्थ सरफेस से कितनी दूरी पर है, तो आर निकाल के उसमें से माइनस आर जरूर कर देना, सरफेस से बोला ना, सरफेस से कितनी दूरी पर है, वहां पे इंटेलिजेंसी मत दिखा देना, वही सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी भी, ठीक है। अब हाइट बोल दिया उस तरीके से, हमने तो बस तुम्हें मेथड बता दिया, तुम अपने हिसाब से करना, इसने कैलकुलेशन करके दिखाया है कैसे कैसे निकालना है, क्लियर हो गया। यस। हाँ इसमें एक और पॉइंट है, अगर आपके पास इतनी पावर आ जाए भगवान जी, और आपने इसके वेलोसिटी से ज्यादा दे दी, तो ऑफ कोर्स ये बात है आपके पास एनर्जी बचेगी ना एक्स्ट्रा। भाई उस पॉइंट पे तो मैंने जीरो तक की निकाली थी, अब वो जितनी होगी वो एक्स्ट्रा वो कितनी हो जाएगी, माइनस के जी एम अपॉन में, सॉरी प्लस के जी एम अपॉन में आर ही रहेगी, वो उतनी बच जाएगी आपके पास, एक्स्ट्रा रह जाएगी बच्चों, वही चीज बोल रखी है। इफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड टू वेलोसिटी ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी, तो उस केस में क्या बन जाएगा, देखो ये निकाल दिया, कर रहे हैं, ठंड तो रख ले। इस पॉइंट जो ए पॉइंट था जो मैंने सरफेस पे बोला, सरफेस पे तूने वी अप्लाई कर रखा है, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, यस। यहाँ पे तेरे को पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, मान जी एम वन में आर स्क्वायर, यहाँ पे तेरी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो बनेगी, क्यों, क्योंकि जब तू रीजन से बाहर ही निकल गया, रीजन से बाहर ही निकल गया, तो तेरी तो उस रीजन से जब तू बाहर निकल गया तो उसकी वजह से तो कोई भी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही हो गई। पर हाँ, तेरे पास वेलोसिटी तो बचेगी ना, क्यों, क्योंकि सर उस वेलोसिटी से तू आगे की तरफ जा रहा है, कोई और प्लेनेट में जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी, वी डैश। और ये बिल्कुल सही बात है, जो वी डैश होगी डेफिनेटली इस अप्लाइड वी से तो कम ही होगी, क्योंकि तू उस रीजन तक पहुंचा भी तो है, तो वी डैश हमेशा क्या होगा बच्चों, वी। तो ये क्वेश्चन यहां से भी निकाल सकते हो। सर में आ गया कि नहीं आ गया।
अगर बोलता है कि कितनी वेलोसिटी उसने दी है कि फाइनल वेलोसिटी उसकी ये पहुंच जाए, तो तब भी निकाल सकते हो। या उसने बोला कि मैंने 11.2 से इतनी ज्यादा, जैसे 12 दे दिया, 13 दे दिया, तो इसकी वैल्यू तब भी आप निकाल सकते हो। सर में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है यहां तक? अब आगे बच्चे क्या, केपलर्स लॉ। पहले में तो कुछ है ही नहीं, इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है, काम खत्म। दूसरा भी बहुत सिंपल है, एरियल वेलोसिटी क्या होगी, एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी पॉइंट पर भी हो, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, हमेशा कंजर्व रहेगा, हमेशा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का देखो क्या फायदा है, इधर ध्यान देखो। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बता भाई। लिख रखा है यहाँ पे, एम बी आर है, ठीक है। मास तो चेंज होने से रहा किसी पॉइंट पर, लेट्स सपोज पहले वो इस पॉइंट पर है, इस आपको पता है ना, एपोजी पेरिजी, ठीक है। तो एपोजी ये वाला होता है, पेरिजी ये वाला होता है। ये मान के चलो आर बी है, ये आर क्या है, ए है। दोनों पॉइंट पर है, कोई भी पॉइंट हो, कहीं पे भी पॉइंट पर हो बच्चों, हमेशा एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा मतलब कि डेल एल क्या रहेगा बच्चे, जीरो रहेगा। डेल एल जीरो का मतलब कि सर एम वी ए आर ए विल बी इक्वल्स टू एम वी पी आर। यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो कोई भी एक एम से एम कैंसिल हो गया, आर है, आर की वैल्यू तो पता ही है, इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है, आर ए की वैल्यू होती है आर टाइम्स वन प्लस ई। यस और नो? याद है ना? और पेरिजी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आर टाइम्स वन माइनस ई। तो देखो आर से आर भी कैंसिल हो जाएंगे, तो वी ए वन माइनस ई विल बी इक्वल्स टू वी पी वन माइनस ई, वैल्यू दे दे, और दोनों में से एक पॉइंट पर वेलोसिटी दे तो दूसरा पॉइंट ऑफ वेलोसिटी निकाल सकते हो, इसेंट्रिसिटी। क्लियर है बच्चों यहां तक? यस और नो? है ना? ठीक है। तो यही बच्चे बता रहा था, और वो हमेशा क्या रहती है, एल बाय टू एम रहती है। क्या होते हैं हमेशा, वेलोसिटी क्या रहती है, एल बाय टू एम रहती है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पे ही आते हैं बच्चों। जो टाइम होता है, टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों, आर एच का क्यूब होता है। जनरलाइज हम आर से ही करते हैं, ए से नहीं करते। कईयों में ए लिखा रहता है, फिर ए को आर वन प्लस आर टू डिवाइड बाई टू, तब बोलेगा जब आपको एवरेज वैल्यू निकालनी हो, आर वन आर टू डिवाइड बाई टू करना हो। अदरवाइज वो सिंपल ये बोलेगा कि हमारा अर्थ क्या है, स्फेरिक वो है, स्फेरिकल है, ये कोई प्लेनेट स्फेरिकल है, उसकी रेडियस इतनी है। मान के चलो अर्थ 365 दिन लगाता है सन के चारों चक्कर लगाने में, तो एक दूसरा प्लेनेट है जो कि उसका सन से इतनी दूरी पर है, तो वो कितना टाइम लगाएगा उसको करने में। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, मान के चलो एक प्लेनेट दे रखा है T1, उसके डायरेक्टली बच्चों R1 उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा सेंटर से, सन से। ऐसे होगा T2 दूसरा प्लेनेट, उसका भी रेडियस हो गया। दोनों को क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो। तीन वैल्यू जनरली गिवन होती है, चौथी वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते। यही क्वेश्चन ही आता है, इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। एक चीज ये आ जाती है कई बार, कि अगर अर्थ की रेडियस श्रिंक कर दे, ये अर्थ की रेडियस को बढ़ा दे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो वही यहाँ पे आर के वैल्यू में चेंजेस करने उस हिसाब से, उसकी आर के वैल्यू में क्या करना है बच्चों, चेंजेस करने उस हिसाब से। क्लियर हो गए यहां तक? यस और नो? क्योंकि आर डिस्टेंस मेरा सेंटर से अपने सेंटर तक है बस। समझ में आगे नहीं आ गया? क्लियर है यहां तक? तो ये जो भी मैंने समझाया था वो हो गया बच्चों यहां तक। ये देख लो, ये कंजर्वेशन, कंजर्वेशन क्या कहता है, मैकेनिकल एनर्जी एट एपोजी और परिधि। देखो ये तो हम कितनी बार पढ़ लिया, अब तो हमने ये वाला फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वही यहाँ पे क्या होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा। बस इतना याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना। बाकी तो आपको सिंपल कैलकुलेशन ही करनी है, वो तो आप एग्जाम में भी कर सकते हो। फॉर्मूला ये याद करना बहुत ज्यादा, कई बार बच्चों को दिक्कत होती है। याद कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी याद कर दो इतना तो याद कर सकते हैं। तूने याद कर, एक बार क्वेश्चन पूछा था फोन पे, हमने डिस्कस किया था बहुत देर तक, तो ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट के बेसिस पर निकल जाना ना बस। याद है वो वाला क्वेश्चन?
बस यहीं से निकलना था वो। क्लियर बच्चों? अब आ गया आपका बस लास्ट स्टेज पे आ गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे ये ध्यान रखना। एसके वेलोसिटी कौन से मेथड से निकाले थे भाई मैंने? प्रांशु, एसके वेलोसिटी कौन से मेथड से निकाली थी? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ये किस मेथड से निकलेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स से। सेंट्रीपिटल फोर्स से। किससे? सेंट्रीपिटल फोर्स से। क्योंकि वो मूव थोड़ा ना कर रहा है, वो तो रोटेट कर रहा है। अब रोटेट कर रहा है बच्चों, तो आपको पता अगर वो रोटेट कर रहा है ऐसे, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स होगा ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना बच्चों? आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv² बाय r होता है। वही ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा? gmm अपॉन में। देखो कितनी इजी डेरिवेशन है। यस और नो? अब सिंपल क्या कर दो, m से m काट दो, v निकल गया। ये v मेरी कौन सी वेलोसिटी है? इसको मुझे बोलना चाहिए ऑर्बिटल वेलोसिटी है। यस और नो? आसान है कि नहीं है? तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कौन से मेथड से निकलेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स को। और एसके वेलोसिटी कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना है, ठीक है? सेटेलाइट हो गई, सेटेलाइट की वेलोसिटी जो भी होगी वो इससे। समझ में आ गया? अब बताओ, कहीं पे भी स्मॉल एम दे रखा है? स्मॉल एम मतलब मास ऑफ सैटेलाइट दे रखा है? नहीं दे रखा, मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं। मास ऑफ सैटेलाइट के ऊपर इंडिपेंडेंट है। यस और नो? बाकी वही चीजें दे रखी है। जितना ज्यादा बच्चों आर डिस्टेंस से दूरी पर रहेगा, ठीक है, उतनी ज्यादा वो और स्पीड से घूमता रहेगा। इसका मतलब कि ध्यान से देखो, इसका मतलब कि क्या हो रहा है बच्चों, कि वैसे तो बहुत सारे टाइप के सैटेलाइट होते हैं, जैसे आप पढ़ोगे लियो मियो जियो। क्या पढ़ोगे? लियो मियो जियो। लियो का मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट, मतलब अर्थ के मुश्किल से 100 200 300 किलोमीटर दूरी है सैटेलाइट। मियो का मतलब थोड़ा और ज्यादा दूर है, मीडियम। जियो तो मतलब हो गया, वो वाला जियो नहीं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो कि बिल्कुल लगभग 42,000 किलोमीटर दूरी पे। कितने दूरी पे? अब हम भी तो घूम रहे हैं, हम घूम रहे कि नहीं घूम रहे? तो वो हमारे साथ साथ घूम रहा है, वो और हम आपस में बात कर रहे हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन चल रहा है उसके और हमारे बीच में, ठीक है? तो उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जितना ज्यादा दूरी पर होगा उतना कम उसकी स्पीड होगी, ठीक है? तभी वो स्टेशन दिखाई देता है। जितना अर्थ के नजदीक सैटेलाइट होगा उतना तेज उसको घूमना पड़ेगा। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा उस हिसाब से। समझ में आ गया नहीं आ गया? क्लियर है यहां तक? वही चीज है, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है? अच्छा, इससे मैं एक चीज मैं बताना भूल गया बहुत बार। जब भी जी एम अपॉन में आ रहा है तो आपको याद रखना है जी की वैल्यू क्या होती है। जी एम अपॉन में क्या होता है बच्चों? आर स्क्वायर होता है, या फिर सिंपल आर स्क्वायर होता है अगर हम सरफेस से बात कर रहे हैं, सरफेस के केस में, ठीक है? तो जीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी इंटू आर स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? जी इंटू आर स्क्वायर। जब हम किसकी बात करेंगे? अर्थ सरफेस की बात करेंगे उस केस। अदरवाइज ये फॉर्मूला याद रखोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है? पर कई बार उस फॉर्म में भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई? आपको पता है स्केप वेलोसिटी यहाँ पे 2 आ जाता है, यहाँ पे 2 नहीं आ रहा, तो बता रखा है स्केप वेलोसिटी √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है, ठीक है? पर ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन इनके बीच में नहीं है, तो बस मैथमेटिकली है, कोई ऐसा रिलेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है बच्चों? टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, टाइम पीरियड का मतलब क्या है? याद करो, टाइम पीरियड का मतलब क्या है सर? टाइम पीरियड का मतलब ये है कि सर ये चक्कर लगा रहा है ऐसे, चक्कर घुमा रहा है, या तो मैं ओमेगा निकाल दूं या मैं सिंपल निकाल दूं। क्या बच्चों, टाइम पीरियड होता क्या है? सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी। सरकमफ्रेंस टोटल डिस्टेंस होगा 2πr। 2πr कहां से? सेंटर से उस दूरी पर, तो ये होगा स्मॉल आर 2πr। और ये कौन सी वेलोसिटी हो गई? ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी बस। तो 2πr डिवाइड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी कर दो, वहां से निकल जाएगा टाइम पीरियड। यस और नो? और अगर टाइम पीरियड निकल गया, टाइम पीरियड निकल गया, तो क्या आप ओमेगा भी निकाल सकते हो सैटेलाइट का? सर निकाल सकते हैं। ओमेगा इजिकल टू क्या होता है? 2π/t होता है। तो वहां से ओमेगा, किसकी ओमेगा? ये सैटेलाइट की है, अर्थ की नहीं, किसकी? सैटेलाइट। क्लियर हो गया बच्चों? बाकी कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, बस एक कॉन्सेप्ट याद करना है। मैं तो कहूंगा ये भी याद नहीं करना, बस समझ जाना है कि हाँ कैसे कैसे निकला है।
बस कॉन्सेप्शन में आना चाहिए। कोई वैल्यू अगर हम एलिमिनेट कर रहे हैं तो किस बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि क्या केस ने आर को किस में कर दिया, आर प्लस एच में कर दिया, हाइट के कंसेप्ट में निकाल दिया उसने बस। ये तुम एग्जाम में भी कर सकते हैं, पर पता तो होना चाहिए ना कि कैसे कैसे किया, बस इस बेसिस पे आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो रूट हट जाएगा, तो देखो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, आर क्यू, क्योंकि जी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, तो यहां से भी कैपिलर जो थर्ड लॉ है वहां से भी प्रूफ हो जाता है बच्चों। यस और नो? ठीक है। और जो हमने एच निकाला था, देखो हम हाइट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं हाइट, किस बेसिस पे, देखो अब हाइट निकालनी है तो बोल दे कि सैटेलाइट कितनी हाइट दूरी पर है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है कुछ ना कुछ, तो कुछ याद करने उतने याद करो, शुरू से याद करो क्या था। पहले बताओ हमने अप्लाई क्या किया था ऑर्बिटल वेलोसिटी में, सेंट्रीपिटल फोर्स, बस सेंट्रीपिटल फोर्स को याद करो, एम, ऑर्बिटल वेलोसिटी दे रखी है, डिवाइड बाय आर डिस्टेंस दे रखा है, किसके बराबर होगा ये, ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर होगा, तो क्या आएगा, जी एम, एम अपॉन में आर के, आर स्क्वायर के, एक आर से एक आर कटा, एम से एम कटा, ये बन गया वी स्क्वायर, ये बन गया जी एम, आर क्या होता है बच्चों, आर प्लस एच। क्या आप एच निकाल सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो रटना थोड़ी ना यहाँ से, कॉन्सेप्ट बनाने हैं बस, कैसे कैसे चलना है। चलना कैसे है? दोबारा बता रहा हूं, एस के वेलोसिटी किससे निकालोगे, और ऑर्बिटल वेलोसिटी, अगर तुम भूल गए 1 महीने बाद, फिर तुम्हें मैं काटूंगा, फिर काटना चाहिए नहीं काटना चाहिए, जी कार्ड। 1 महीने बचा हुआ है इनके पास, ये जियोस्टेशनरी वैसे सिलेबस से हट चुका है, ठीक है। फिर भी पता होना चाहिए कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब वो है जितनी अर्थ, जितनी स्पीड है ना अर्थ की, वही स्पीड किसकी है, सैटेलाइट की स्पीड। और जितना अर्थ मेरा 24 घंटे लगा रहा है, तो सैटेलाइट भी क्या लगाएगा बच्चे, 24 घंटे लगाएगा। तो जो हम वहां पे टाइम पीरियड निकाल रहे थे, यहाँ पे टाइम पीरियड फिक्स हो गया, यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों, फिक्स होगा, वो कितना होगा, 24 आवर। उस बेसिस पर हमने देखा कि रेडियस जो आर हो, स्मॉल आर होना चाहिए बच्चों 42,000 किलोमीटर लगभग लगभग, कितना, हमारी अर्थ की रेडियस होती है लगभग लगभग 6,000, 6,400 कुछ होती है, तो लगभग कितना बच गया, 35,600 किलोमीटर दूरी पर अगर मैंने सैटेलाइट रख दिया सरफेस से, सरफेस से कितने से, सरफेस से 35,600 किलोमीटर दूर, तो सैटेलाइट क्या करता रहेगा बच्चों, जैसा अर्थ रोटेट करेगा बिल्कुल सेम उसी तरीके से कौन रोटेट करेगा, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट रोटेट करेगा, वही कॉन्सेप्ट बताता है, वही कॉन्सेप्ट बताता है। समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है। तो आइडियली केस में तीन सैटेलाइट ऐसे चाहिए होते हैं, एक सैटेलाइट 120 डिग्री कवर करता है, टोटल 360 होता है, 360 डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो 120 डिग्री, तो जनरली वैसे तो कम ही करता है उससे, पर जनरली क्या हम आइडियल केस में लेके चलते हैं कि हमारे अर्थ को कम से कम 3 जियो स्टेशन सैटेलाइट चाहिए पूरा कवर करने के लिए, कितने, 3 जियो स्टेशन चाहिए कवर करने। वही आ गया एंगुलर मोमेंटम, क्या सैटेलाइट के जो हमने कॉन्सेप्ट प्लेनेटरी के लिए लगाया ना, वही सेम कॉन्सेप्ट जो केपलर्स लॉ थे, वो कहाँ पे लग सकते हैं बच्चों, इसमें भी लग सकते हो, ध्यान से देखो। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट क्या हो जाएगा, फिर से एम वी आर, ठीक है। तो वही बता रखा है कैसे निकालोगे, एल की वैल्यू अगर निकालने को बोले, एम ये रहा, ऑर्बिटल वेलोसिटी का वेलोसिटी यहाँ पे आ जाएगा आर का, तो देखो तुरंत बोलेगे एंगुलर मोमेंटम निकालो, तो तुरंत इसमें डालो, निकल गया आंसर। बाकी सब सेम है, देखो L/2m उसमें भी था, L/2m इसमें भी है, क्योंकि क्या होगा वहां पे भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेटर रहेगा, यहाँ पे भी कंजर्वेशन में। क्लियर हो गया यहां तक? यस। एनर्जी ऑफ सेल, यस, लास्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आता है बाइंडिंग एनर्जी। अब इसको कॉन्सेप्ट को समझना, इसको अच्छे से समझना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता है। अब देखो ध्यान से समझना, एक अर्थ है, मान के चलो अर्थ है, अर्थ की वजह से कुछ ना कुछ उनकी फील्ड होगी, ग्रेविटेशन फील्ड होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। और उसकी वजह से जियो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, होगी ना पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, नेगेटिव होने का मतलब मैं बाइंडिंग रीजन में हूं, किस में रीजन में हूं, क्योंकि क्यों क्यों मैं बाइंडिंग रीजन में, ध्यान से, नेगेटिव का होने का क्या मतलब है, ये मेरी अर्थ है,
अर्थ की वजह से बच्चों में, अगर मैं अर्थ के रीजन में ही घूम रहा हूं ना कहीं कहीं पे भी हूं, मैं अर्थ के उस रीजन में हूं, तो मेरे पास एनर्जी होगी वो हमेशा नेगेटिव ही होगी। टोटल एनर्जी क्या होगी? हमेशा नेगेटिव होगी। याद करो, आपने देखा था कि जब मैं उस रीजन से बाहर निकल गया था तो उस पॉइंट पर मैंने बोला था वहां पे सारी एनर्जी किसके बराबर आ रही थी? जीरो के बराबर। आ रही थी कि नहीं आ रही थी? जीरो के बराबर। और जब मैं बाहर नहीं निकल पाया था तो मैंने वहां पे माइनस साइन लिया था। टोटल किसके बराबर लिया था? याद करो, माइनस के जी एम एम अपॉन में स्मॉल आर लिया था। तो क्या नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप उस अर्थ के, उस प्लेनेट के रीजन में ही हो अभी तक भी। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? आप अभी तक भी उसके प्लेनेट के रीजन के अंदर ही हो। अगर ये जीरो बन जाएगी तो उसका मतलब क्या है? उस प्लेनेट से आप बाहर निकल चुके हो, सेंटर उसी एक नल पॉइंट पर हो। अगर ये पॉजिटिव निकलेगी तो मतलब आप बाहर घूम रहे हो, घूमते रहो, फिर आप अपने वाले प्लेनेट से बाहर निकल के दूसरे वाले प्लेनेट में घूम रहे हो कहीं ना कहीं। तो नेगेटिव हमेशा क्या बता देगा? बाइंडिंग एनर्जी, बाइंड करके रखा हुआ है। इसने क्या कर रखा है बच्चों? आपको बाइंड कर रखा है। समझ में आ गया? अब ये देखो, अब सैटेलाइट घूम रहा है, सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। क्या अर्थ की वजह से तो उसको ग्रेविटेशन फील्ड में तो डेफिनेटली नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी या जीरो होगी? सर नेगेटिव ही तो होनी चाहिए, क्योंकि अर्थ के रीजन में ही तो घूम रहा है वो तो डेफिनेटली क्या होगा? नेगेटिव ही होना चाहिए टोटल एनर्जी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? सर वही होगी माइनस के जी एम एम अपॉन में आर। इसको याद मत करो, इसको याद मत करो, ये याद रखो पहले। माइनस के जी एम अपॉन में आर। ए वाली पोटेंशियल एनर्जी लेके सैटेलाइट घूम रहा है ऊपर, पर ये घूम तो वेलोसिटी भी तो रहा है, उसके अंदर वेलोसिटी भी तो उसके अंदर कौन सी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर भी होगी। सर ये तो एस्केप वेलोसिटी होगी। गधे, एस्केप वेलोसिटी कैसे होगी? यूं थोड़ा जा रहा है, यूं घूम रहा है, तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी है? वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। गधे, ऑर्बिटल पता नहीं क्या सोच रहा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है? ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। और आर डिस्टेंस के से कौन सी वेलोसिटी है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है। और वो ऑर्बिटल वेलोसिटी की वजह से कौन सी? काइनेटिक एनर्जी है। तो उसके बाद दो एनर्जी होगी, कौन कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन की वजह से, दूसरी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो आपके पास हो गया एक हाफ एम वी स्क्वायर और एक हो गया माइनस के जी में अपॉन में आर। अच्छा, वी का फॉर्मूला क्या था? सर वी का निकाला था हमने, जी एम अपॉन में आर। इसका स्क्वायर पुट कर दोगे तो यही तो आएगा। यस और नो? 1/2 एम तो पहले से था, 1/2 एम पहले से ही है। इसको भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये दोनों याद हो गए। अब देखो, याद करो कि अगर मैं टोटल एनर्जी बोलूं वो तो टोटल एनर्जी निकल जाएगी। सर इन दोनों का सम कर दो, सम कर दोगे तो देखो क्या आ जाएगा? जी एम एम अपॉन में 2 आर। ये कौन सी एनर्जी है? सर ये है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? सर मैं तो सम करूंगा। हाँ भाई, सम ही कर ले, सम कर। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 से तो कौन सा बड़ा? ये क्वांटिटी बड़ी है ना, तो फाइनल रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बच्चों? फाइनल आ जाएगा माइनस के जी एम एम अपॉन में, ये नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है? इसका मतलब सैटेलाइट उस अभी भी अर्थ के रीजन में ही घूम रहा है। अभी भी किसके रीजन में घूम रहा है? अर्थ के रीजन में ही घूम रहा है। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? यस और नो?